नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की। बैरियर्स क्या है? बैरियर्स मीन्स रुकावटें, कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत। वो रुकावटें जो हमारी बातचीत में परेशान करती हैं, हमें अपनी बातचीत को, कम्युनिकेशन को पूरा नहीं करने देती हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझने से पहले सबसे हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, क्योंकि कम्युनिकेशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दो चीज़ों की। फर्स्ट वन सेंडर, बात करने वाला, और दूसरा रिसीवर जो आपकी बात को सुन रहा है। सेंडर बोलने वाला और रिसीवर बात को सुनने वाला, ये दोनों का ज़रूरत होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपस में मैसेज शेयर करते हैं किसी मीडियम और चैनल के थ्रू। वो मीडियम या चैनल कुछ भी हो सकता है, वो फ़ोन भी हो सकता है, आप फेस टू फेस यानी आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे वो रिटर्न में ही क्यों ना हो, ये चीज़ें आ जाती हैं मीडियम चैनल में। और जब सेंडर रिसीवर से बात करता है तो रिसीवर ने भी उसको दोबारा जवाब देना होता है, जिसे हम कहते हैं फीडबैक। वो भी किसी न किसी मीडियम और चैनल के थ्रू ही होता है। ये है हमारा कंप्लीट कम्युनिकेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर्स जानने से पहले मैंने अभी आपको बताया कि हम पहले कम्युनिकेशन को जानेंगे। अगर सेंडर रिसीवर के पास मैसेज भेजता है और रिसीवर ने रिसीव कर लिया और रिसीवर ने सेंडर को फीडबैक दे दिया, तब हमारा जो है ये कम्युनिकेशन पूरा का एक साइकिल है जो कंप्लीट हो जाता है। ये है हमारा कम्युनिकेशन। हाँ, लेकिन अगर हम बात करते हैं बैरियर्स की, बैरियर्स होती हैं रुकावटें, यानी जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोसेस को, प्रक्रिया को रोकती हैं। जैसे अभी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर्डल्स हैं कि वो उस पर्सन के पास पहुंचे कैसे। हर्डल्स, रुकावटें। जैसे आप एक कोई बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, रास्ते में टोल आते हैं, ठीक है। टोल क्या है? वो भी एक तरह का बैरियर है, नाका जिसे आप बोलते हैं। और अगर आप स्पीड ब्रेकर आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। हाँ, आपकी जो जर्नी है उसको थोड़ा सा रोकते हैं, वो हमारे पास आ जाता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। हमारे पास कितनी टाइप्स के जो हैं वो बैरियर्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर। एनवायरमेंटल मीन्स जो आपके आसपास का माहौल होता है वो भी एक तरह का बैरियर काउंट होता है, उसे हम फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज एंड सिमेंटिक बैरियर्स। लैंग्वेज मीन्स भाषा और सिमेंटिक उसके मीनिंग, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द थर्ड वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, मीन्स आपका ऑफिस जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, कॉरपोरेट ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, वहाँ के बैरियर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल और पर्सनल बैरियर्स, इसे हम सेंडर और रिसीवर बैरियर भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर। सोसाइटी और आपका जो माइंड सेट है वो भी एक बैरियर होते हैं। सिक्स वन है हमारे पास कल्चरल बैरियर, एंड द लास्ट एंड द सेवंथ वन इज मैकेनिकल बैरियर्स। एनवायरमेंटल बैरियर्स की इसमें क्या है? सबसे पहला बैरियर है हमारे पास नॉइस। नॉइस, शोर, राइट। कोई भी तरह की डिस्टर्बेंस मीन्स जो आपकी बात, अब जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या टीचर क्लास में आपको पढ़ा रहा है, या कहीं पर भी आप अपना टीवी देख रहे हैं, बड़े आराम से बहुत फेवरेट सीरियल देख रहे हैं, अचानक आपके मम्मा आपके कमरे में आ जाते हैं और आपसे वो बात करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है? आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। उस टाइम वो मम्मा की बात, पेरेंट्स की बात आपको बात नहीं लगती, वो क्या बन जाता है आपके लिए? एक तरह का शोर बन जाता है, नॉइस बन जाती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनी डिस्टर्बेंस और इंटरफियरेंस रिड्यूसेस द क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस, उसे हम बोलते हैं नॉइस। अब आप क्लास में पढ़ रहे हैं और अचानक बाहर से कोई चलकर जा रहा है और उसके चलने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, या अचानक से बाहर से किसी का मोबाइल चलने लग जाता है, ये सब क्या है? नॉइस, शोर। क्यों? क्योंकि वो क्लैरिटी और इफ़ेक्टिवनेस को कम कर रहा है। दूसरा आ जाता है कि वो जो फिज़िकल बैरियर है वो फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, रिटन या फिर विजुअल भी हो सकता है। जैसे हमने बात की फिज़िकल बैरियर और एनवायरमेंटल बैरियर, ठीक है ना। फिज़िकल बैरियर वो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, रिटन और विजुअल। रिटन मीन्स लिखा हुआ, विजुअल जो आप देख रहे हैं। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, अचानक या तो आपका केबल रुक जाता है या अचानक एकदम एडवर्टीजमेंट आ जाती है बीच में,
वो भी एक तरह का बैरियर ही है। नेक्स्ट आ जाता है, हमने जैसे भी हमने बात की फिजिकल नॉइस। फिजिकल नॉइस कुछ तरह की भी हो सकती है, दो लोग बात कर रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस होती है, वो लाउडनेस ऑफ स्पीकर हो सकता है, कोई आसपास शोर चल रहा है, साउंड्स ऑफ मशीन्स भी हो सकता है, इसे हम बात करते हैं फिजिकल नॉइस की। नेक्स्ट वन आ जाता है मेक द लिसनर इनअटेंटिव एंड मेक्स कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स मीन्स मेंटली आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं, जिससे आपकी लिसनिंग अफेक्टिव होती है। आप क्लास में बैठे हैं या आपकी अचानक आपका ध्यान में आया कि क्रिकेट मैच में क्या चल रहा है, आपका क्या हुआ, आपका ध्यान कहाँ चला गया, क्रिकेट मैच में, क्लास में आपने टीचर को सुना नहीं, वो बन जाता है आपका साइकोलॉजिकल नॉइस। नेक्स्ट आ जाता है इनकरेक्ट टाइपिंग एंड बैड हैंड राइटिंग, उसे हम कहते हैं रिटन नॉइस। मीन्स किसी ने टाइपिंग सही तरीके से नहीं किया हुआ है या किसी की हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। अब आप देखें, टीचर ही आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा है, टीचर ने बोर्ड पे कुछ बहुत गंदे तरीके से लिखा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो बन जाता है बैड हैंड राइटिंग। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है, अब आप क्या पढ़ सकते हैं, आप कोशिश करें क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है नॉइस, NOISE। देखिए N अलग कलर है, O अलग कलर है, I अलग है, S अलग है और E जो है वो भी अलग तरीके से, और उनके कलर भी डिफरेंट हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिटन नॉइस यानी इनकरेक्ट टाइपिंग। नेक्स्ट है हमारे पास लेट अराइवल ऑफ एम्प्लॉय विजुअल नॉइस। मीन्स आप ऑफिस में पहुंचते हैं, आपका बॉस आपको ऊपर से नीचे देख रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्पीक एनीथिंग, वो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको ऊपर से नीचे देख रहा है। क्यों देख रहा है? पहली बात, आप लेट आए हैं, दूसरी बात, आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रेसिंग भी जल्दी जल्दी में उल्टा हो गया है। नॉट इन द सेंस मीन्स प्रॉपर शर्ट या टक इन नहीं हुई है या बाल कुछ बिखरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लेट आए और जल्दी जल्दी भाग रहे थे, भागकर आप ऑफिस पहुंचे। तो क्या है, वो जब आपको ऊपर से नीचे देख रहा है आपका बॉस, तो उसे हम बोलते हैं विजुअल नॉइस, यानी वो आंखों की से शोर हो रहा है। नेक्स्ट बैरियर है हमारे पास इम्प्रॉपर टाइमिंग। मीन्स टाइमिंग सही ना होना। देखिए, गलत टाइम पे अगर आपसे कोई बात करता है तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, इम्प्रॉपर टाइमिंग्स ऑल्सो हिंडर्स। हिंडर्स मीन्स रोकती हैं द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को। जैसे एग्जाम्पल हम आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है, फोन कॉल एट मिडनाइट, आधी रात को आप 12, 1 या 2 बजे कोई कंपनी का फ़ोन आ रहा है, जी आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, आप लेना चाहेंगे, या होम लोन दिया जा रहा है, इस तरह से। क्यों? क्योंकि वो जो BPOs होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, वो किसी भी तरह से 24/7 काम करते हैं, तो वो कभी भी आपको कॉल आ जाती है। नेक्स्ट है ऑफिस मीटिंग, टाइम टू गो। अब देखें, ऑफिस का टाइम है 9 to 5, 5 बजे आपकी छुट्टी होने वाली है, 5 बजे आप सब जाने वाले हैं, यू आर गोइंग टू पैकिंग ईच एंड एवरीथिंग। अब अपना सारा सामान पैक कर रहे हैं एंड रेडी टू मूव, चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अचानक मैसेज आता है पियोन का, पियोन आपके पास आकर बोलता है कि जी सर ने मीटिंग बुलाई है, तो प्लीज़ आप सब वहाँ पहुँच जाएँ। अब वो क्या हुआ, आपने तो जाना है घर से, ऑफिस से घर जाने के लिए, और अचानक आपको आ जाती है मीटिंग की कॉल। देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं, सबके पास अपना व्हीकल तो नहीं होता है, कुछ प्राइवेट बस से जाते हैं, कुछ ऑटो रिक्शा से जाते हैं, कुछ लोकल ट्रेन से भी जाते हैं। जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेट्रो भी होती है, उनका टाइमिंग बदल जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होती है। ये भी फिर अब आप क्या होगा, आपका तो घर जाने का टाइम है, लेकिन मीटिंग है, मीटिंग में तो जाना ही है। और जब आप मीटिंग में जाते हैं और आप बैठे होते हैं और बॉस आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो आपका ध्यान तो कहाँ है, घर पहुँचने में। तो फिर जो कम्युनिकेशन होती है वो आपकी सही नहीं हो पाती, वो भी एक तरह का बैरियर है, आपकी कम्युनिकेशन में रुकावट है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स दूरी। देखिए, ये कम्प्लीटली फिजिकल बैरियर है और कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल बैरियर भी है। जैसे आप देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंडर और रिसीवर, एज द सेंडर हैज़ टू स्पीक लाउड बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। देखिए, सेंडर बोलने वाला, रिसीवर जो जिसको आप कहना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा वो दूर है तो उससे क्या होगा, जो मैसेज देने वाला है उसको बहुत ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा। इमेजिन करें, आप ऊपर छत पर गए हैं पतंग उड़ाने के लिए
और आपके ममा ने नीचे से आवाज़ लगानी है, आपको बुलाना है, और जब आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हैं और आपके ममा आपको बुलाना चाहते हैं, तो यू हैव टू लिसन केयरफुली, लेकिन लिसन तब करेंगे जब आपकी मदर आपको ज़ोर से चिल्लाकर बुलाएंगे। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस है, और जब डिस्टेंस होने की वजह से जब स्पीकर बहुत ज़ोर से बोलता है तो कहीं ना कहीं आवाज़ स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है, टूटी टूटी हो जाती है, तो वो क्लैरिटी जो होती है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, दूरी पड़ जाती है। चाहे कम्युनिकेशन में बी इनफेक्टिव इफ प्रॉपर यूज ऑफ फैक्स टेलीफोन इज नॉट मेड। देखें, अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आपको चिल्लाना पड़ता है, और फिर अगर कम्युनिकेशन को सही करने के लिए आपको चैनल मीडियम जो है वो बदलना पड़ जाता है, तो उसके लिए आप या तो यूज़ करते हैं फैक्स मशीन्स या फिर टेलीफोन। अगर आप उसका प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इनफेक्टिव कम्युनिकेशन में काउंट होता है। इनएडिक्वेट और ओवरलोड इन्फॉर्मेशन, यानी या तो ओवरलोड का मतलब है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का होना, इनएडिक्वेट का मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होना, वो आधी अधूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब जैसे आप बात कर रहे हैं, इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन फॉल्स शॉर्ट टू कन्वे द मैसेज। अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका इन्फॉर्मेशन और जो मैसेज है वो पूरी तरह से कन्वे नहीं हो जाता, वो कहीं ना कहीं छोटा पड़ जाता है। छोटा क्यों पड़ता है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। ओवरलोड जो होता है वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओवरलोड इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रैक्ट्स द रीडर्स अटेंशन एंड डिल्यूट्स द थीम ऑफ द मैसेज। अगर ये मैसेज रिटन में है तो मैसेज बहुत ज़्यादा है, जैसे अब आपको टीचर जो है वो बोर्ड पर पढ़ा रहा है, अगर वो बोर्ड पर उसने पूरा का पूरा आंसर लिख दिया तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? आपका सारा ध्यान जो होगा बोर्ड को पढ़ने में चला जाएगा, टीचर को सुनने में नहीं जाएगा, और फिर ना आप सुन पाएंगे ना पढ़ पाएंगे। इससे क्या होगा? आपका जो अटेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो डिल्यूट हो जाएगा और आधा अधूरा हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट फिजिकल बैरियर है एज। एज, मेच्योरिटी, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड द एरा इन विच अ पर्सन ग्रोज अप मेक अ जनरेशन। मीन्स जो आपका उम्र है, मेच्योरिटी, जब आप मेच्योर हो जाते हैं, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका पढ़ाई कितना है, एंड द एरा इन विच पर्सन ग्रोज अप, मीन्स आपको अपब्रिंगिंग में किस तरह का माहौल मिला है। दूसरा एरा मीन्स किस सेंचुरी में, किस ईयर में आप लोग बड़े हुए हैं, वो बन जाती है आपकी एक तरह की जनरेशन। देखिए, 4 तरह की जनरेशन बन रही है। एक तो आपका एज हो गया, चाहे हम कहते हैं ना, जैसे अब हम हैं, आपके भाई बहन हो गए या हमारे बच्चे हो गए, तो वो क्या हुआ? हमारी जनरेशन होगी। आपके भाई बहन आपसे छोटे हैं या बड़े हैं तो वो भी एक तरह का डिफरेंट जनरेशन है, चाहे वो 1 साल का गैप हो या फिर 2 साल का गैप हो। जब हम बात करते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की, आप कॉलेज में हैं, आपके छोटे भाई बहन स्कूल में हैं या आप स्कूल में हैं, आपके बड़े भाई बहन कॉलेज में हैं, तो वो हो जाता है एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो भी एज फ़र्क आ जाता है। ये बनाती है एज, मीन्स वो एक जनरेशन बना देती है कि ये जो है वो 2 डिफरेंट जनरेशन है। जनरेशन गैप बिकम्स ऑब्वियस इन देयर यूज ऑफ वोकैबुलरी एंड स्टाइल द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। जब ये जनरेशन गैप आ जाता है, एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन में डिफरेंस बेसिकली आपके अपब्रिंगिंग के माहौल का होता है। उससे क्या होता है? आपकी वोकैबुलरी, आपके बोलने का स्टाइल और आपके लिए जो वैल्यूज़ होती हैं वो कम्प्लीटली बदल जाती हैं। क्योंकि जनरेशन में डिफरेंस आ जाता है। आजकल जो एरा चल रहा है वो टेक्निकल एरा चल रहा है। हमारे टाइम क्या था? कंप्यूटर था ही नहीं, और जब कंप्यूटर आया, स्कूल कॉलेज में कभी कभी किसी के यहाँ पे 1 या 2 या क्या है क्या नहीं है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब सबके पास क्या है? सबके पास मोबाइल्स हैं, टैब्स हैं, आईपॉड्स हैं और मालूम नहीं क्या क्या है। तो उससे क्या है? आपकी वोकैबुलरी बदल जाती है। एक सिंपल सा लेते हैं LOL, ठीक है कि नहीं, लाफ्टर, आउट लॉट्स और लॉट्स ऑफ लव। इस तरह से जो वोकैबुलरी होती है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाती है और वैल्यूज़ बदल जाती हैं। पहले हम क्या किया करते थे? पेरेंट्स के साथ और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते थे, मज़ा लेते थे और सब एक बैठकर टीवी देखते थे और वोकैबुलरी डिफरेंट हो जाती थी। और आजकल हम क्या कर रहे हैं? हम कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, हम
पूरे दुनिया से जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीके से, तो जो हमारी वोकैबुलरी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई है। तो एज जो है वो कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन पे भी असर डालती है। जहाँ पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं उसमें एज ग्रुप बन जाते हैं, जिससे उनका एक कम्युनिकेशन ग्रुप बन जाता है, एक उनका सोसाइटी बन जाता है। पहला है हमारे पास एल्डर वन। जो एल्डर वन थोड़ी सी बड़ी एज के होते हैं, उनकी लाइकिंग डिफरेंस हो जाती हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनकी वैल्यूज़ होती हैं, तो उनका वो एक अलग ग्रुप बन जाता है। दूसरा ग्रुप होता है यंगर वन का, जिनका ध्यान जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में है, मूवीज़ में है, कॉकटेल पार्टीज़ में है, घूमना फिरना है, पार्टीज़ में जाना है, मोबाइल नई नई वीडियोस, जैसे टिकटॉक की बात करते हैं, टिकटॉक रिकॉर्ड करना है और हर चीज़, हर छोटी छोटी बात उसको आपने अपलोड करनी है, इंस्टाग्राम पे डालनी है या फेसबुक पे डालनी है। ये चीज़ें आ जाती हैं एज से। और एज जो होता है ये जनरेशन गैप बना देता है। हाँ, जनरेशन गैप को कम किया जा सकता है, वो होता है कम्युनिकेशन की हेल्प से। जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं, उनके आइडियाज़ को जानते हैं और अपने आइडियाज़ बताते हैं, समझते हैं, उससे क्या होता है, ये जो जनरेशन गैप है थोड़ा सा कम हो जाता है। हमारे पास जेंडर की बात करें तो मेन विमेन communicate with one at another according to their gender, whether the males are there or the females are there। जैसे आदमी हैं, लेडीज़ हैं, औरतें हैं, मैन वुमेन जो है वो अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली अपनी बात आपके सामने रखते हैं। अगर वो एक जगह काम कर रहे हैं और एक ही ग्रुप में हैं, अगर लेडीज़ के साथ बैठी हैं और जेंट्स के साथ बैठे हैं, तो उनका जो स्टाइल होगा वो फ़र्क होगा। और अगर आप एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और इकट्ठे काम कर रहे हैं और आपका एक ग्रुप भी इकट्ठा है, तो आपका एक कम्युनिकेशन का स्टाइल जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी भी डिफरेंट हो जाएगी। जैसे हम आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैन मोर असर्टिव, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड एग्रेसिव। अब देखिए, जब मैन जो उनका जो नेचर है, क्योंकि उनको अपब्रिंगिंग का जो माहौल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, फिज़िकल की, तो जो उनको माहौल मिला है, एनवायरनमेंट मिला है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट मिला है। उससे क्या होता है, वो बोल्ड ज़्यादा हो जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है और वो कुछ एग्रेसिव, जल्दी गुस्से में आने वाले हो जाते हैं, समटाइम्स शॉर्ट टेम्पर्ड। अगर हम बात करें, एक छोटी सी एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब एक लड़के की लड़ाई होती है, आप कहीं खेल रहे हैं, कहीं पर भी खेल रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं और आपके फादर आपको कहते हैं कि अगर किसी से लड़ाई हुई तो आपने बदले में उसको भी मारना था, लेकिन कहीं आपकी जगह वो आपकी सिस्टर हो या एक लड़की हो, उसको कहा जाता है कि गर्ल्स डोंट फाइट, लड़कियां फाइट नहीं करती। ठीक है, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल है जो चलता आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें करंट सीन से, करंट सीन में क्या हो रहा है, आजकल ऐसा नहीं है। गर्ल्स को भी सिखाया जाता है कि इफ़ समवन इज़ गोइंग टू हिट यू, हिट बैक। अगर आपको कोई मार रहा है तो उसको बदले में वैसे ही मारो। लेकिन कहीं ना कहीं आपका वोकैबुलरी जो होता है वो आपके एनवायरनमेंट पे बेस होता है कि आपको एनवायरनमेंट बड़ा होने का कैसा मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज एंड सिमेंटिक बैरियर। लैंग्वेज तो आपको समझ में आ रही है, सिमेंटिक होता है उस वर्ड्स का मीनिंग, क्योंकि देखिए लैंग्वेज तो है, अगर एक आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसका मीनिंग भी है, तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। और फर्स्ट है हमारे पास, जैसे लैंग्वेज है तो हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज बैरियर है, डिफरेंट लैंग्वेजेस। एम्प्लॉयज़ हैव नो कॉमन लैंग्वेज। मोस्टली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करने वाले होते हैं, उनकी जो बात करने की जो लैंग्वेज होती है, दे आर हैविंग नो कॉमन लैंग्वेज, लैंग्वेज एक जैसी नहीं होती। ऑब्वियस बैरियर बिकॉज नो कॉमन व्हीकल टू कन्वे आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, क्योंकि उनके पास एक कॉमन व्हीकल, हम यहाँ चलने की बात नहीं कर रहे, कॉमन व्हीकल का मतलब होता है कोई ऐसी कॉमन लैंग्वेज जहाँ पर हम आइडियाज़ और फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते। अब अगर हम एक बात पंजाबी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं या किसी हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ये एक ही लैंग्वेज हो, हिंदी पंजाबी, तो चल जाती है। लेकिन जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंसर्न की, मोर एक्यूट इन कल्चरली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीनेशनल कंसर्न MNCs, वही हम बात कर रहे हैं जहाँ पर हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंसर्न्स की, या फिर जो
एक ऐसी कंपनी है जो बाहर की कंट्री में है या हमारे ही कंट्री में है, लेकिन अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं। पहले हम चले डाइवर्सिफाइड कल्चर की बात करते हैं। अब जैसे बात करते हैं, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर भी है, पंजाब में है, केरला में है, साउथ के इंडिया के किसी भी कोने में है, वहाँ पर क्या है, अलग अलग कल्चर से लोग बिलोंग करते हैं। अब जो पंजाबी है वो केरला में जाकर काम करेगा तो उसके पास लैंग्वेज क्या होगी, ऑब्वियस पंजाबी या फिर इंग्लिश, तो केरलियन तो नहीं आएगी उसको। तो ये आ जाता है अलग अलग कल्चर। मल्टीनेशनल कंसर्न, ऑब्वियस ही बात है, अलग अलग कंट्री के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनके पास एक लैंग्वेज कॉमन नहीं है बात करने के लिए। कॉम्पिटेंट ट्रांसलेटर फील्स टू कन्वे एग्जैक्ट मीनिंग, उसमें क्या कह रहे हैं कि जो कॉम्पिटेंट मीन्स जो अच्छे ट्रांसलेटर्स होते हैं वो उस मैसेज के जो गैप है उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन देखिए बेटा, ऐसा है सभी जो लोग हैं वो ट्रांसलेटर को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बार बार या तो आप मोबाइल पे ट्रांसलेट नहीं करेंगे या आप बार बार मोबाइल पे ढूंढेंगे नहीं कि इसका इस लैंग्वेज में क्या मीनिंग है, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप बड़े बड़े मिनिस्टर्स या किसी बाहर के डेलीगेट्स आते हैं मीटिंग के लिए तो वो अपने साथ इंटरप्रेटर साथ लेकर आते हैं। क्यों? इससे क्या होता है, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज ना होने की वजह से वो इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर उनकी हेल्प करता है उसको गैप को फिल करने के। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर वर्ड्स एंड सिंबल्स। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर नॉट इन द वर्ड्स, दे आर इन अस। मीन्स जो वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो वर्ड्स में नहीं होता, वो हम में होता है कि हम उसको ले कैसे रहे हैं। एग्जाम्पल है, गिव मी वाटर टू ड्रिंक। अब पीने के लिए आप पानी मांग रहे हैं तो उसका मतलब है ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपसे कोई पीने के लिए पानी मांगे तो ऑब्वियस सी बात है आप जग में या मग में या चाय वाले कप में तो नहीं लेकर जाएंगे। तो जब सामने वाले ने आपसे पीने के लिए पानी मांगा है तो आप ऑब्वियस सी बात है ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास लेकर जाएंगे। द वाटर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब अगर हम इस बात की बात करें, आपके दिमाग में ये लाइन पढ़कर क्या आ रहा है, द वाटर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। सोचें ज़रा। हाँ जी, तो यहाँ पर पानी आता है रिवर्स का, मीन्स जो रिवर्स जो सबके लिए कॉमन पानी का डिस्ट्रीब्यूटरी आ रहा है बाय नेचर, नेचुरल रिसोर्स, वो क्या है, वाटर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। मीन्स पंजाब और हरियाणा में जो पानी की नदियाँ आ रही हैं वो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पानी की, लेकिन नदियों के पानी की। क्यों? क्योंकि और पंजाब और हरियाणा के बीच में नदियों के पानी के लिए थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा है। इसीलिए जब हम एक वाटर की बात करते हैं, ऊपर वाले में भी वर्ड वाटर है और हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल में भी वाटर है। पहला पानी पीने वाला पानी है, दूसरा पानी जो है वो नदियों वाला पानी है। इसीलिए वर्ड्स में मीनिंग नहीं है, वो हमारे में है कि हम वर्ड्स को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पुअर वोकैबुलरी, यानी हमारा जो शब्दकोश है, जो हमारा इंडिविजुअल डिक्शनरी का शब्दकोश नहीं हम बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमारी वोकैबुलरी, उसका बहुत ज़्यादा वीक होना। पुअर वोकैबुलरी हिंडर्स द कम्युनिकेटर टू कन्वे रिटन और वर्बल मैसेज इन द राइट सेंस। अगर हमारा वोकैबुलरी, हमारी जो वर्ड्स की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा कम है तो हमारे पास प्रॉब्लम होती है मैसेज कन्वे करने की, वेदर इट इज़ इन रिटन और वर्बल, चाहे वो ऑरल है या फिर वो रिटन मैसेज क्या है, हम उसको सही तरीके से मैसेज कन्वे नहीं कर पाते हैं। स्पीकर शुड नो द क्लियर कंसाइज वर्ड्स और रिप्लेसमेंट इफ़ नीडेड। स्पीकर यानी जो मैसेज देने वाला है उसको वर्ड्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ताकि अगर ज़रूरत पड़े वर्ड्स को चेंज करने की, रिप्लेसमेंट मीन्स अगर आप किसी वर्ड को चेंज करना चाहते हैं, नॉट कम्प्लीटली चेंज, अगर आप वर्ड चेंज कर देंगे उसका मीनिंग भी बदल सकता है। आप अगर हमने सेम वर्ड यूज़ करना है, साइनोनिम्स जिसे आप बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, तो आपको या फिर अपोजिट उल्टे शब्द, आपको उन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि अपोजिट वर्ड कहाँ आएगा और साइनोनिम पर्यायवाची कहाँ पर आएगा। इससे क्या है, जब ज़रूरत पड़े आप हैवी वर्ड्स और
लाइट वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। पुअर नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन बैरियर टू वर्बल कम्युनिकेशन। पहली बात, ग्रामर या पंक्चुएशन की आपकी नॉलेज बहुत कम है, तो इसमें ग्रामर की बात करें तो हमारे पास वो टेंसेस भी हो सकते हैं, केसेस भी हो सकते हैं। पंक्चुएशन की बात करते हैं, पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह, मीन्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, कॉमा, फुल स्टॉप। अगर हम इन चीज़ों को सही जगह यूज़ नहीं करेंगे तब भी हमारे लिए मैसेज कन्वे करना मुश्किल हो जाता है। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, हिंदी में ही लेते हैं, रोको मत जाने दो। अब मैं यहाँ पे क्या रुकी, रोको मत के बाद मैं थोड़ा सा रुकी और बोला जाने दो, रोको मत जाने दो। यहाँ पर मैंने क्या रुका, रोको के बाद ज़्यादा रुकी, मत जाने दो। देखिए, रोको मत जाने दो मीन्स उस इंसान को रोको नहीं, जाने दो। रोको मत जाने दो मीन्स दूसरे में क्या हुआ, उस इंसान को रोक लो, मत जाने दो मीन्स लेट हिम गो और डोंट लेट हिम गो। इस तरह से अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो हमारे लिए मैसेज को कन्वे करना मुश्किल हो जाता है। नॉट एबल फॉर ऑल द 4 स्किल्स। हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए 4 स्किल्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम मुश्किल हो जाती है हमें कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास राउंड अबाउट वर्बिएज, यूजेज ऑफ ओवरवर्क्ड, ट्रबलसम एंड एग्जॉस्टेड वर्ड्स और फ्रेजेस, मीन्स जिन पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, ओवरवर्क्ड हैं, बहुत ज़्यादा यूजेज हो चुकी है उनकी, ट्रबलसम कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देते हैं, या फिर एग्जॉस्ट वर्ड्स या फ्रेजेस उसको अगर हम ना यूज़ करें तो अच्छा है। एग्जाम्पल में आप देखें, प्रायर टू, बिफोर, कमेंस, स्टार्ट और बिगनिंग, मीन्स वो ये कहना चाहते हैं टू अवॉइड यूज़ सिंप्लिसिटी, मीन्स जो वर्ड्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सिंपल से सिंपल वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। एक वर्ड है प्रायर टू, प्रायर टू का सिंपल वर्ड है बिफोर। नेक्स्ट है आपके पास कमेंस, कमेंस का मतलब है स्टार्ट और बिगिन। इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं रूटीन लाइफ से। जब आप एक कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो जैसे बाटा के सैंडल्स लेते हैं, शूज़ लेते हैं, उसमें पीछे होता है 95 पैसा, या आजकल अमाउंट आ रहा है 799, तो आपके पास 799 रुपीज़ तो नहीं होते हैं देने के लिए। आप क्या करते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं, वो आप कितना देते हैं 800, जिससे क्या है आपको मैनेज करना भी आसान है और जो सेलर है उसको भी मैनेज करना आसान है। इसीलिए बोला जाता है राउंड अबाउट वर्बिएज, मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं, वो तो हमने किया राउंड फिगर मनी का, यहाँ पर हम कर रहे हैं वोकैबुलरी का, वर्ड्स का, मीन्स जो वर्ड्स किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं उनको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेटर है इजी और सिंपल वर्ड आप यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारे पास पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज, मैसेज का पुअर क्वालिटेटिव होना। अब मैसेज मस्ट बी कंपैटिबल इन ऑल रिस्पेक्ट्स लाइक क्लैरिटी, प्रिसिशन, मीन्स मैसेज जो होना चाहिए वो दूसरा क्लियर होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। क्लैरिटी मीन्स मैसेज चाहे वो ऑरल है, रिटन में आपका राइटिंग क्लियर होना चाहिए, वोकैबुलरी प्रॉपर होना चाहिए और पंक्चुएशन साइन होने चाहिए। अगर आप स्पोकन दे रहे हैं तो जो आप बोल रहे हैं वो वर्ड्स क्लियर होना चाहिए। प्रिसिशन का मतलब होता है कि आप वर्ड्स प्रिसाइज, प्रिसिशन बना है प्रिसाइज से, प्रिसाइज मीन्स शॉर्ट एंड स्वीट, मीन्स मैसेज छोटा होना चाहिए, स्वीट मीन्स क्लियर होना चाहिए, चाहे अच्छी भी बात हो वो या बुरी बात हो, जो भी हो क्लियर होना चाहिए। यूजेज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू एक्सप्रेस द आइडिया टू बी ट्रांसमिटेड, आपको सही वर्ड्स को यूज़ करना है, चीप और वल्गर वोकैबुलरी आपको यूज़ नहीं करनी है ताकि आपका आइडिया जो है वो प्रॉपरली सामने वाले पास पहुंच जाए। इट शुड बी इन सिंपल वर्ड्स इजीली अंडरस्टूड, जैसे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग,
सिंपल सा वर्ड्स यूज़ करते हैं, वैसे ही वोकेबलरी जो होती है दिखावे के लिए नहीं होती है। लैंग्वेज वो यूज़ करें जो सबको समझ में आ जाए, अदरवाइज आपके बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इट बिकम्स नॉन स्पेसिफिक एंड विल हैव अ डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग इट प्रॉपरली। अभी मैंने बात की, कहीं ना कहीं आप जब एक मैसेज हैवी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, मालूम नहीं कौन से वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं। देखिए, जब एक आप मैसेज डिलीवर करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑडियंस एज वेल। ऑडियंस मीन्स रिसीवर, जो आपके मैसेज को सुनने वाला है, रिसीव करने वाला है, आपको उसका लेवल भी देखना ज़रूरी है। अब ऑडियंस अगर स्ट्रेंजर है, आप ऑडियंस को नहीं जानते कि कौन है जो आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है, तो एक सिंपल सा मेथड होता है बी सिंपल। एक सिंपल से वर्ड्स को यूज़ करें जिससे क्या है, सामने वाले को मैसेज रिसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम ना। लैक ऑफ क्लैरिटी मीन्स मैसेज में क्लैरिटी क्लियर ना होना। आइडियाज़ ऑफ द मैसेजेस विच नीड टू बी अंडरस्टूड करेक्टली। जो आप एक मैसेज दे रहे हैं, जो आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, वो जो आइडिया है वो ऑब्वियस ही बात है, आप जो बात कर रहे हैं आप ये चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं सामने वाला उसको समझ ले। आप बात तभी कर रहे हैं ना, दैट इज़ द आइडिया कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसलिए जो आइडिया है मैसेज में, उसको समझना करेक्टली बहुत ज़रूरी है। In other words, the meaning between the lines of the message must be well perceived by the receiver। यानी आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि जो आपने मैसेज दिया, जो आपने बात कही, जो रिसीवर, जो दूसरे एंड पे आपकी बात को सुन रहा है, उसको अच्छी तरह से रिसीव हो जाए। वेल परसीव्ड मीन्स वो रिसीव भी कर ले, सिर्फ सुने ही नहीं, उसको समझे भी। हियरिंग एंड लिसनिंग, सिर्फ हियर ना करे, लिसन भी करे, ठीक है ना। मीन्स सिर्फ कानों पे उसकी आवाज़ नहीं पड़े, वो उसको समझे भी और उसको आगे यूटिलाइज भी करे अगर ज़रूरत पड़े तो। लीड्स टू कन्फ्यूजन, अगर मैसेज में क्लैरिटी नहीं है तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आप कह कुछ और रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कहा जाता है कि मैसेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर। मैसेज जो आप दे रहे हैं, एक तो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, दूसरा क्लियरली उसको आप कह दें। टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज की जहाँ हम बात करते हैं, यूज्ड बाय स्पेशलिस्ट पर्सन्स इन देयर कम्युनिकेशन नॉट नॉन टू अ कॉमन मैन। वो कहते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं जो अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज टेक्निकल लैंग्वेज, जो हमारे जैसे कॉमन मैन के लिए नहीं होती, ना ही हमें समझ में आती है। कम्युनिकेटिंग टू कॉमन पीपल इट मस्ट बी इन अ सिंपल लैंग्वेज कॉमन टू ऑल। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको जो मैसेज देना है, कहीं ना कहीं आपको अपनी ऑडियंस का ध्यान रखना ज़रूरी है। ऑडियंस हमेशा नहीं होता कि आप एक बड़े हॉल में बहुत सारे लोगों के ग्रुप को मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, नहीं। ऑडियंस का मतलब है कि जो दूसरे एंड पे जो पर्सन आपके मैसेज को सुन रहा है, उसको ये आपकी टेक्निकल लैंग्वेज समझ में आएगी भी या नहीं। आप अगर अपने ग्रुप में बात कर रहे हैं, जैसे इमेजिन करें कुछ इंजीनियरिंग की आपकी प्रेजेंटेशन होती है, आपको ये ध्यान भी रखना ज़रूरी है, अगर आप इंजीनियर सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ऑडियंस में कुछ कॉमन मैन भी हो सकते हैं। हो सकता है वो जो कंपनी में आप बात कर रहे हैं, आपका जो बॉस है, ज़रूरी नहीं है जो टेक्निकल इंडस्ट्री चला रहा है उसको बॉस भी टेक्निकल पर्सन ही हो, मे बी वो नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। इसीलिए जब आप एक दूसरे लोगों से बात करते हैं अपने ग्रुप के बाहर, तो प्लीज़ कोशिश करें कि एक सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें जो सभी को समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन टू अ पेशेंट एंड राइट्स TDS एन एब्रीविएशन ऑफ 3 times a day। एब्रीविएशन जो TDS उस डॉक्टर ने लिखी है उसका मतलब है 3 times a day, लेकिन जब आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हो उसमें लिखा होता है TDS। आपको समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर को मालूम है, और जो केमिस्ट शॉप फार्मासिस्ट है जिससे आप मेडिसिन परचेज करेंगे उसको पता है। आप या तो डॉक्टर से पूछते हैं
या फिर फार्मासिस्ट यानी केमिस्ट शॉप से पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये है हमारे पास टेक्निकल लैंग्वेज। जार्गन और अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजी, कुछ अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजी जो हमें समझ में नहीं आती। सम स्पेशल टर्म्स और टेक्निकल वर्ड्स यूज्ड बाय पीपल belonging to a certain group or field of work such as doctors, lawyers, computer, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स। अब जैसे हम एक एग्जांपल, अभी हमने पिछली स्लाइड में डॉक्टर्स की बात करी, तो जो टीडीएस की बात हमने करी, वो जो उस डॉक्टर्स का मेडिकल लाइन का ग्रुप होता है उनको पता होता है, और जो वो वोकैबुलरी उन्होंने यूज़ करी, जो उनके थ्रू यूज़ की गई, उसे हम बोलते हैं जार्गन। अब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, वो अपनी ही लैंग्वेज में बात करते हैं। वो जो स्पेशल, जब वो उस ग्रुप में बात होते हैं तो वो वर्ड यूज़ करते हैं, तो जो उस ग्रुप में जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उस वोकैबुलरी को हम बोलते हैं जार्गन्स। लेकिन यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे कि वो कहाँ यूज़ करते हैं, वो जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ अपने ग्रुप में यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो ग्रुप से बाहर जाते हैं तो उस वोकैबुलरी को यूज़ नहीं करते हैं। They use their own specialized jargon which cannot be understood by anyone outside their group। फिर जो उनकी पहली बात, वो अपने ग्रुप में यूज़ करते हैं, ग्रुप के बाहर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि किसी और को वो समझ में नहीं भी आएगा। सिंपल लैंग्वेज में बोलें, कोडिंग भी कह सकते हैं। देखिए, अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अपनी लैंग्वेज में, टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा है, हमारे जैसे कॉमन मैन के लिए तो वो क्या कहते हैं कि एक कोड वर्ड्स हो गए, इसलिए इस तरह की वोकैबुलरी भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कम्युनिकेशन में गैप पैदा करती है, वो बैरियर बन जाती है। अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितना प्रेशर है आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन की। Rules and regulations, different subject matter along with formal communication restrict the flow of the message। कई बार क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और साथ साथ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होती है उसका जो फॉर्म होता है वो फॉर्मल होता है। फिर दूसरी बात, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जिस टॉपिक पर आपने बात करनी है, डिस्कस करना है, वो डिफरेंट होता है। उसके साथ साथ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी फॉर्मल कम्युनिकेशन का, और साथ साथ आपके पास क्या होते हैं, आपको रूल्स और रेगुलेशंस यानी कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें चलते हुए आपको उस कम्युनिकेशन को जब ध्यान में रखकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं उस मैसेज का जो फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट होता है, रुकता है, वो एक बैरियर सा बन जाता है। इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आर ओमिटेड और मैनिपुलेटेड। और कई बार क्या होता है, मैसेज या तो ओमिट, ख़त्म, कुछ कट कर दिए जाते हैं और मैनिपुलेट भी किए जाते हैं, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टॉप टू बॉटम लेवल और बॉटम टू टॉप पर नहीं पहुंच सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्योंकि हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी वजह से इंपॉर्टेंट मैसेजेस को ओमिट यानी कुछ कट कर दिया जाता है, मैसेजेस को मैनिपुलेट मीन्स घुमा फिरा के आपके पास मैसेजेस पहुंचते हैं। रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कहीं जगह पर कुछ रिजिड यानी बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉजेज डिले ऑफ द मैसेजेस एंड डिस्करेजमेंट टू एम्प्लॉय इन कन्वेइंग देयर आइडियाज़। फिर क्या होता है, एक तो जब कुछ रूल्स एंड, जैसे भी हमने बात की कि रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ रिजिड और रफ हो जाते हैं, उससे क्या होता है, मैसेज जब पहुंचता है वो थोड़ा सा डिले से पहुंचता है, चाहे वो टॉप टू बॉटम मैसेज आ रहा है या बॉटम टू टॉप यानी हायर लेवल से लोअर लेवल पर जा रहा है या लोअर लेवल से हायर लेवल की बात जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम करने वाला होता है वो एनकरेज नहीं होता, और ना उस वजह से ना ही वो अपने जो इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं वो एम्प्लॉयर्स के पास कन्वे नहीं कर सकता, चाहे वो मेन एम्प्लॉयर हो या उसका कोई बॉस हो। इफ़ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फ्लेक्सिबल एंड कम्युनिकेशन इज़ फ्री, एम्प्लॉयज़ फील एनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड। हाँ, हम ये नहीं कहते कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, प्रोटोकॉल्स उनके अपने ना हो, प्रोटोकॉल्स शुड बी देयर, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, हाँ। लेकिन अगर आप एक डेवलपमेंट की बात करते हैं और ग्रोथ की बात करते हैं, वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मीन्स वो चाहें तो थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को
टाइम के अकॉर्डिंगली, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली, ग्रोथ के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज कर दें। उससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर फीलिंग एनकरेज एंड मोटिवेटेड, उनका जो मोरल होता है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और वो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ अपने बॉस के साथ या फिर अपने एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हायरार्किकल रिलेशनशिप। हायरार्किकल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि टॉप लेवल पर जो मैनेजमेंट मेंबर्स होते हैं उसके बाद स्लो जैसे जैसे ऑर्डर जो है वो चेंज होता चले। इसको एक सिंपल सी एग्जांपल आपके स्कूल कॉलेज से लेते हैं। जैसे टॉप पर शुरू होता है कॉलेज का मैनेजमेंट, फिर आ जाते हैं आपके डायरेक्टर, एक तो होता है हायर मैनेजमेंट जो ऑनर है, फिर उसके बाद होते हैं डायरेक्टर जिनको उन्होंने एम्प्लॉय बनाया होता है, जो उनके अपने एम्प्लॉय होते हैं, अपॉइंट किया होता है। फिर आ जाते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद आ जाते हैं वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के पास आ जाते हैं वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स के एचओडीज़, एचओडीज़ के बाद आते हैं फिर आपके फैकल्टी मेंबर्स और फिर आते हैं स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स के बाद बाकी जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लास डी और क्लास 4 के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। दैट इज़ नॉन एज हायरार्किकल रिलेशनशिप, मीन्स टॉप से शुरू होकर बॉटम लेवल पर एम्प्लॉयज़ का आना। फॉर्मल बॉस सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन। देखिए, एक तो होता है आपका फॉर्मल बॉस, जैसे मैंने अभी बात की, अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयर एक नॉर्मल एम्प्लॉय बीच में से वो क्या करता है, बीच के मैनेजर या किसी और जो असिस्टेंट मैनेजर है उसको ना बुलाकर सीधा अपने सबॉर्डिनेट को बुलाता है, तो कहीं ना कहीं एक तो या तो वो प्रॉब्लम होती है, या फिर क्या होता है कि जो आपका फॉर्मली बॉस है, आपका जो मैनेजर है, हेड है, उसमें और उसके सबॉर्डिनेट में जो एक फॉर्मल रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, रोकता है। ग्रेटर डिफरेंस इन हायरार्किकल पोजीशन ग्रेटर द कम्युनिकेशन गैप। जितना बड़ा हायरार्किकल पोजीशन होता है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर डायरेक्ट जो है वो आपका एम्प्लॉयर एक डायरेक्ट मैनेजर और डायरेक्टर सबको छोड़ता हुआ, चेयरमैन को बीच में मिस करता हुआ एक सीधा एक डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट के एक सिंपल से एक इंजीनियर को कॉल करता है, वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आ जाता है। जैसे जैसे पोजीशन बदलती है वैसे वैसे कम्युनिकेशन गैप भी बदल जाता है। अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयर एक इंजीनियर को बुलाता है तो वो इंजीनियर मेन एम्प्लॉयर से अपनी बात को क्लैरिफाई नहीं कर सकता और ना ही वो अपनी उस बात को सामने रख सकता है। अभी हम एक इसको इमेज से समझते हैं। जैसे इमेजिन करें आपके पास ये एक ओरिजिनल मैसेज है। ओरिजिनल मैसेज कहाँ से शुरू हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, वो था 100%। वो फिर नेक्स्ट लेवल कहाँ पर आया, वाइस प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, वो लेवल कितना हो गया कम्युनिकेशन का, मैसेज का 63%। फिर नेक्स्ट लेवल पर वो गया जनरल सुपरवाइज़र 56%, नेक्स्ट वन प्लांट मैनेजर 40%, उसके बाद वो पहुंचा जनरल फोरमैन के पास 30% और नेक्स्ट लेवल पहुंचा 20% वर्कर के पास। मीन्स ओरिजिनल मैसेज कहाँ से शुरू हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, पहुंचता पहुंचता अगर हम डायरेक्ट वर्कर की बात करें 80% जो मैसेज था वो नहीं पहुंचा, एंड दिस इज़ नॉन एज इंफॉर्मेशन लॉस। इसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन लॉस। मीन्स जो मैसेज पूरा चला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वर्कर के पास पहुंचते पहुंचते सिर्फ 20% रह गया, ये है हमारा इंफॉर्मेशन लॉस और इसका रीज़न है हायरार्किकल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कंडक्टिंग ऑफ स्टाफ मीटिंग। मीन्स जब हम स्टाफ मीटिंग को कंडक्ट नहीं करते हैं। टू ओवरकम दीज बैरियर्स सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट मीटिंग्स। देखिए, अभी हमने टाइटल पढ़ा नॉन कंडक्टिंग ऑफ स्टाफ मीटिंग। स्टाफ मीटिंग्स होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जस्ट इमेजिन हम एक आपके कॉलेज की ही बात करते हैं कि प्रिंसिपल ने किसके साथ मैंने मीटिंग करी, उसने बात करी उनके साथ डिपार्टमेंट के एचओडीज़ के साथ। तो जब उसने मैसेज दे दिया एचओडीज़ को कि एचओडीज़ जो है वो अपने फैकल्टी मेंबर को आगे अपना इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दे, लेकिन अगर प्रिंसिपल रैंडमली जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, डिपार्टमेंट के और भी स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके साथ भी रैंडमली कम्युनिकेट करे तो उससे क्या होगा, ये बैरियर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे अभी हमने रीड किया, टू ओवरकम दीज बैरियर्स सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट मीटिंग्स। वो मीटिंग किस तरह से कंडक्ट की जाती है, रैंडमली बाकी स्टाफ मेंबर्स के साथ भी मीटिंग कंडक्ट की जाती हैं। वेयर सच मीटिंग्स आर मिसिंग, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज इंटरप्टेड एंड
गैप ऑफ कम्युनिकेशन गेट्स वाइडन्स। जहाँ पर इस तरह की स्टाफ मीटिंग्स नहीं होती हैं, उससे क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है फ्रीली फ्लो नहीं करता है, वो मतलब रेस्ट्रिक्टेड वे में करता है। जैसे हमने कल बात करी थी बैरियर्स की, पिछली स्लाइड में हमने बात करी थी कि बैरियर्स हम्प्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। उससे क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो फ्रीली फ्लो नहीं करता है, और जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो और भी बड़ा होता जाता है। इट इज़ नॉट गेटिंग लेसन, वो कम नहीं होता है, वो ब्रॉडन वाइडन होता जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशलाइजेशन वर्कफोर्स। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, इस तरह के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इस तरह के बहुत सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें आ जाता है, देखिए फाइनेंस वाले को आप प्रोडक्शन में नहीं बिठा सकते क्योंकि उसका काम है फाइनेंस हैंडल करना, वो प्रोडक्शन नहीं दे सकता। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स भी एक तरह का बैरियर आ जाता है। टास्क आर स्पेसिफाइड एंड प्रोसीजर्स आर स्ट्रक्चर्ड। उसमें क्या होता है, टास्क जैसे भी हमने बात की, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस ही देखता है, वो प्रोडक्शन नहीं दे सकता। वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस देख रहा है, फंड्स देख रहा है, वो होता है उनका टास्क। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन देख रहे हैं। उससे क्या होता है, टास्क जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर हो जाते हैं, और उनको करने का जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीड्योर्स होते हैं, तरीका होता है, वो भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में आ जाता है, राइट। The workforce is not able to come out of their counterparts to communicate with the people। उससे क्या होता है, जो वर्कफोर्स होता है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बात करने नहीं पाता है। अब जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस में अपना काम कर रहा है, वो प्रोडक्शन में या परचेज डिपार्टमेंट में बात नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रुप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। अभी हमने बात कर ली है, क्लियर हो गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में ही रहते हैं, तो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द अदर डिपार्टमेंट्स। उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स का नॉलेज नहीं होता है, ना ही वहाँ पे काम करने वाले लोगों के बारे में नॉलेज होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर काउंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल्स। जहाँ पर हम चैनल्स की बात करते हैं, चैनल मीन्स मीडियम, कि हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैंडलाइन यूज़ कर रहे हैं, फैक्स मशीन यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये हो जाते हैं हमारे पास मीडियम यानी चैनल्स। मैनी चैनल्स आर अवेलेबल लाइक फेस टू फेस, ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, ऑरल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल एंड मैनी मोर। देखिए, टेलीफोन आ गया है, फेस टू फेस आ गया, बहुत सारे वैरायटी ऑफ चैनल हैं बात करने के लिए। ऑल आर नॉट आइडियल एंड परफेक्ट, मीन्स हर सिचुएशन के लिए सभी जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, चैनल्स हैं, वो वर्क नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम फेस टू फेस बात करें, या हमेशा हम टेलीफोन यूज़ करें, या कहीं ऑरल यूज़ करें, या फिर रिटर्न यूज़ करें। मीन्स वो ड्यूटी है कि जो सेंडर मैसेज देना चाहता है वो किस तरह का मीडियम यूज़ कर रहा है, एंड इट शुड बी करेक्ट एंड परफेक्ट। मीन्स उस चैनल को सिलेक्ट करना आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना मैसेज जो है वो किस चैनल के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं, एंड इट शुड बी परफेक्ट। इफ ऑफिसर हैविंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज बेटर देन अ टेलीफोनिक कॉल एंड टॉक, अगर उसको लगता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन टेलीफोनिक कॉल से बेटर है तो उसको वही फॉलो करनी चाहिए, तो टेलीफोन पे बात नहीं करनी चाहिए। टू कम्युनिकेट विद इलिटरेट पीपल रिटर्न कम्युनिकेशन फेल्स। अब देखिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और आप रिटर्न में बात कर रहे हैं, हाँ रिटर्न ये मीन्स कोई स्क्रिप्ट जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है या हिंदी में लिखा हुआ है या किसी और भी पंजाबी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो नहीं। हाँ, रिटर्न कम्युनिकेशन तो हो गया, वो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इमेजेस की हेल्प से उनके साथ बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट जो है आप उसको यूज़ करते हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, रिटर्न स्क्रिप्ट जिसे हम बात करते हैं, वो हमेशा फेल हो जाएगी। यू कैन कम्युनिकेट विद दैम ऑरली और विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड मैनी मोर। जैसे अभी मैंने आपसे बात करी, आप उसको ऑरली बात कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, या किसी तरह से बात कर सकते हैं। चाहे तो आप इमेजेस की हेल्प से भी बात कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं उस तरह से भी आप, एडवर्टीजमेंट होती है, वो क्या है, रिटर्न नहीं है लेकिन उनको समझ में आ जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन लोड। देखिए, लोड जब आपके ऊपर किसी चीज़ का पड़ता है तो वो प्रेशर बन जाता है। इसी तरह से हमारे पास कम्युनिकेशन लोड भी होता है। अब आप वेट नहीं उठा पा रहे हैं और आप 10 किलो का या 15-20 किलो की कोई चीज़ उठा कर जा रहे हैं तो वो आपके पास चीज़ का लोड हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास हम बात करेंगे कम्युनिकेशन लोड की। इन दिस फास्ट गोइंग वर्ल्ड वी आर बाउंड टू गेट रिसीव बाउंडलेस इन्फॉर्मेशन। देखिए, अब हम कहते हैं कि आज का जो कंट्री है वो एक कंट्री नहीं, हम दुनिया के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। हम सिर्फ एक कंट्री में ही काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज। और जो ग्लोबल विलेज है, दुनिया बढ़ रही है, एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो लिमिटलेस होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन के लिए वेज टू गेट द इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इंटरनेट एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। डिफ़िकल्ट टन हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल इन्फॉर्मेशन। देखिए, इतना टन ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है, और कई बार क्या होती है आप उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकती हैं कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी। टन ऑफ इंफॉर्मेशन टू हैंडल, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, इसीलिए हम उसको बोलते हैं लोड। Who is under communicated starts communication with the help of gossip, rumor, chit chat, etc. और many more the things are there. Means देखिए, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे हमने अभी बात की पिछली स्लाइड में कि जो मीटिंग्स नहीं होती हैं, देखिए बॉस जो है वो अपने जस्ट नेक्स्ट हायरार्किकल ऑर्डर से बात कर रहा है, एक उस ऑर्डर को स्किप करके नहीं कर रहा है। उससे क्या होता है, अंडर कम्युनिकेटेड का मतलब है जिन लोगों से बड़े लोग जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, तो वो क्या होते हैं, दे आर फीलिंग अंडर कम्युनिकेटेड। तो फिर वो क्या करते हैं, वो गॉसिप शुरू करना कर देते हैं। जैसे इमेजिन, अब मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं पियन हूँ, ठीक है कि नहीं। पियन से क्या है, बड़ा है जो सीनियर मेंबर है वो बात नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, आधी अधूरी बात सुन के या कुछ अपने ही मन से बात बना के वो शुरू कर देगा। वो हो जाता है गॉसिप, ठीक है, जो है हार्मफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस तरह की कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की इमेज के लिए, उसके लिए नेक्स्ट हमारा बैरियर है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में कई बार एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उस वजह से कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन भी अफेक्ट होती है। एट मैनेजरियल पोस्ट लेवल कम्युनिकेशन में गेट डिस्टॉर्टेड। जैसे जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल पोस्ट जितनी ज़्यादा होंगी तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी डिस्टॉर्ट होगी, मीन्स डिस्टर्ब होगी। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, प्लेस ड्यू टू सेंसरिंग ऑफ द मैसेज। इसकी वजह हो सकती है, कई बार ऐसा होता है कि मैसेज जो होता है कुछ थोड़ा सा सीक्रेट हो जाता है, या कुछ ऐसा मैसेज होता है कि आप सबको डिलीवर नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या होता है, मैसेज जो डिलीवर होता है वो थोड़ा डिले हो जाता है डिलीवरिंग में, मीन्स रिसीवर के पास थोड़ा देरी से पहुंचता है, या फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसको एडिट किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं अपना गलत इम्पैक्ट ना डालते ऑफिस में रिसीवर्स पर। पीपल आर यूजुअली हेजिटेंट टू इन्फॉर्म द सुपीरियर्स अबाउट द एडवर्स एस्पेक्ट। इसमें क्या होता है, फिर जो लोग होते हैं वो कई बार, अगर देखिए अगर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमने बात की अभी एट मैनेजरियल पोस्ट लेवल, अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ही पहुँचती है, या तो डिले हो जाएगी या फिर मैनिपुलेट या एडिट होकर पहुँचेगी। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन का फ्लो प्रॉपर नहीं है। उससे क्या होता है, जो वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने सीनियर से, अपने सुपीरियर से जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है उसका एडवर्स एस्पेक्ट जो होता है, उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है वो अपने सीनियर से, सुपीरियर से डिस्कस करने में हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं, उनसे ओपनली वो बात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैरियर, इंडिविजुअल बैरियर। बैरियर्स क्रिएटेड बाय द सेंडर एंड द रिसीवर आर नॉन एज इंडिविजुअल बैरियर्स। मीन्स जो सेंडर और रिसीवर के बेस पे जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं कम्युनिकेशन लेवल पर, उसे हम इंडिविजुअल बैरियर कहते हैं। इसे हम सेंडर बैरियर्स एंड रिसीवर बैरियर्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला बैरियर है, इंडिविजुअल बैरियर के कैटेगरी के अंडर जो हमारे पास सबसे पहला है वो है डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी। देखिए, पर्सनैलिटी वर्ड ही क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी है क्या। पर्सनैलिटी इज़ अ सेट ऑफ
फीचर्स दैट डिफाइन अ पर्सन मीन्स आपके फीचर्स हैं, आपका कैरेक्टर है, आपका एक इमेज होता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं। एवरी पर्सन होल्ड अ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। देखिए हर पर्सन की, एवरी पर्सन होल्ड्स अ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। हर इंसान की एक अपनी इमेज होती है, उसका कैरेक्टर होता है, पर्सनैलिटी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, दिस इंडिविजुअल नेचर ऑफ पर्सनैलिटी एक्ट्स एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। आपका अपना नेचर है, अपना एक कैरेक्टर है, उस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा होती है, वो बैरियर भी होता है। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका एक अपना नेचर है। मे बी आप सामने वाले से ये उम्मीद करें कि वो पहले आपको बात करेगा या आप उससे बात करेंगे, वट एवर द थिंग्स आर देयर, जो भी हो, इसको पर्सनैलिटी या कैरेक्टर के बेस पर जो कम्युनिकेशन में गैप आता है उसे हम बोलते हैं डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी। सबका कैरेक्टर, इमेज, आपकी क्वालिटीज़ अलग अलग। नेक्स्ट है हमारे पास परसेप्चुअल डिफरेंसेस मीन्स आप किस तरह से उसको परसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपका देखने का नज़रिया क्या क्या। देखिए सबका नज़रिया अलग अलग होता है। परसेप्शन इज़ द यूनिक वे इन विच पीपल रिस्पॉन्ड और इंटरप्रेट एन ऑब्जेक्ट। देखिए अभी हमने बात करी जैसे आप उस चीज़ को परसीव कैसे कर रहे हैं, रिसीव कैसे कर रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं। जब आपका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, जब आपका हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग अलग है, तो आपको रिसीव करने का, रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी आपका अलग हो जाता है। द डिफरेंस इन परसेप्शन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए कॉमन सी बात है, सबका चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में असर डालता है, एंड इट्स वेरी कॉमन। आप एक एग्जाम्पल की बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है। अ सब्सक्राइबर ऑफ BSNL's लैंड फोन रिएक्ट टू द गवर्नमेंट्स मूव टू प्राइवेटाइज BSNL एक्सपेक्टिंग अ बेटर सर्विस। देखिए गवर्नमेंट, BSNL जो है वो भारतीय संचार निगम लिमिटेड जो है, वो फ़ोन की जो कंपनी है वो गवर्नमेंट बेस्ड है। अगर एक एम्प्लॉय जो वहाँ पर उसके काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है कि गवर्नमेंट जो है BSNL को प्राइवेट कर रही है, उसका गवर्नमेंट का है कि आपकी जो सर्विस है वो बेटर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय का क्या नज़रिया है, अ स्टेप टू कट जॉब्स और रीट्रेंच एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। या तो जॉब्स में कमी आएगी, जॉब्स कट शॉर्ट होंगी, डेजिग्नेशन पोस्ट कम होंगी, या फिर जो जहाँ काम कर रहे हैं उनको निकाला भी जा सकता है। रीट्रेंच मीन्स उनको निकाला जा सकता है या उनका डिपार्टमेंट शिफ्ट किया जा सकता है। नई रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, और जो नई रिक्रूटमेंट का जो टारगेट होता है वो कहीं ना कहीं कट हो जाता है। ये है हमारा देखने का नज़रिया, परसेप्चुअल डिफरेंसेस। इस वजह से क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है, डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, और ये एक बड़े बैरियर का काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास फियर, डर। फियर ऑफ रिवेंज, अटैक, क्रिटिसिज्म, फॉर नोइंग वेरी लिटिल एंड मैनी मोर। देखिए इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। जब आप इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं, आपको कम्युनिकेशन हमारा क्यों नहीं होता, आपको किसी चीज़ का डर होता है, मीन्स कोई आपसे बदला ना ले। अगर आप कोई काम कर रहे हैं कि आपसे कोई वो मे बी आपके लिए वो काम सही है, सामने वाले के लिए वो गलत भी हो सकता है, कहीं वो उस चीज़ का आपसे बदला ना ले। अटैक, आप पर हमला भी कर सकता है, या फिर आपकी आलोचना, क्रिटिसिज्म भी कर सकता है, आपको क्रिटिसाइज भी कर सकता है कि यू डोंट नो एनीथिंग। आप या तो आप कुछ नहीं जानते, और या फिर आपका जो नॉलेज का जो दायरा है वो बहुत ही कम है। इस तरह के इंडिविजुअल में बहुत तरह के डर होते हैं जिस तरह से कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं। क्रिएट अ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, वो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में एक दरार डाल देता है, दीवार जिसे आप कहते हैं बैरियर, एक दीवार खड़ी कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीरियोटाइपिंग। देखिए ये स्टीरियोटाइपिंग क्या है, अगर हम सिंपल हिंदी में इसको बात करें, रूढ़िवादी, इसका एक हम सिंपल मीनिंग में ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी मीन्स जो उनकी सोच होती है एक बस वहीं पर टिक जाती है। अ क्लास ऑफ पीपल और इवेंट्स दैट इज़ वाइडली हेल्ड बाय अ गिवन कल्चर। उनके क्या होती है, वो एक ग्रुप लोगों का होता है, या एक इवेंट्स का जो ग्रुप बन जाता है वो क्या होता है, एक लिमिट रह जाती है। मीन्स वो अपनी सोच से उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। जैसे हमने भी बात की रूढ़िवादी, उससे आप आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। पीपल डेवलप कम्युनिकेशन स्टेटमेंट्स एंड माइंडसेट्स अबाउट अदर्स। उनकी एक सोच बन जाती है कि अगर उनके सोच के हिसाब से एक इंसान गलत है
तो वो गलत ही रहेगा। दे डोंट वांट टू चेंज इट, वो उसको बदलना ही नहीं चाहते हैं, वो एक उनकी स्टेटमेंट सेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल यूज्ड कार सेल्समैन आर डिसऑनेस्ट। वो कहते हैं कि जो यूज्ड कार्स के बेचने के लिए जो इंसान होते हैं वो हमेशा ईमानदार नहीं होते हैं, डिसऑनेस्ट। और ऑल फॉरेन रिक्रूटिंग एजेंट्स आर लायर्स। और जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। उनका क्या होता है, एक माइंडसेट हो जाता है, उनको एक सोच बन जाती है, इसलिए उनको बोला जाता है रूढ़िवादी, हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है स्टीरियोटाइपिंग। उनकी एक सोच बन जाती है जिसको आप चाहकर भी बदल नहीं सकते, और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, वो एक बैरियर बन जाता है। इस तरह की जो परसेप्शन होती है वो हमेशा सही नहीं होती हैं। सच ऑल इंक्लूसिव परसेप्शंस नॉट ओनली आर सेल्डम करेक्ट बट दे ऑल्सो ब्लॉक मेंटल एक्टिविटी दैट इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। देखिए, वो हमेशा सही नहीं होती हैं, मीन्स या तो हमेशा गलत नहीं होती हैं या हमेशा सही नहीं होती हैं। 50-50 चांसेस आर देयर, आपका परसेप्शन गलत भी हो सकता है। वो सिर्फ गलत ही नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिकली उसका रिजल्ट क्या होता है, वो आपकी जो मेंटल एक्टिविटी होती है, जो आपकी सोच होती है, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देती, उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हैलो इफेक्ट। द टेंडेंसी टू यूज अ जनरल इंप्रेशन बेस्ड ऑन वन और अ फ्यू कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स टू जज अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल। मीन्स आपने क्या किया है, एक इमेज बना लेते हैं कि अगर वो इंसान ऐसा है तो वो दूसरे कैरेक्टर्स भी ऐसे ही होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे बचपन के टाइम की बात है, मैथमेटिक्स की। तो एक टीचर, उनसे जो हमारा बैच था उससे पहले वाले बैच के जो स्टूडेंट्स थे, उनका एक मैथमेटिक्स की आपकी 10th की थ्योरम्स होती हैं, वो पूरी क्लास ने गलत करी। देखिए, डिफ़िकल्ट सम्स होते हैं, नई नई चीज़ समझ में भी नहीं आती है। उनकी क्लास ने गलत किया तो हमारे टीचर ने सोचा कि अगर उस क्लास ने गलत किया था तो हमारी क्लास भी गलत करेगी। दिस इज़ द जनरल इम्प्रेशन। हम क्या करते हैं, कुछ के बेस पर हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं, एक जनरलाइज स्टेटमेंट बना लेते हैं कि इसने गलत किया है तो ये भी गलत ही होगा। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। अ मैनेजर माइट आइडेंटिफाई वन ट्रेट ऑफ एन एम्प्लॉय सच एज एन एक्सीलेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड एंड परसीव दैट द एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क मस्ट ऑल्सो बी आउटस्टैंडिंग। मीन्स एक मैनेजर ने एक इंसान, अपने एक एम्प्लॉय का एक कैरेक्टर देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसका एक फीचर देखा कि उसकी जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है इट इज़ एक्सीलेंट, कमाल का है। तो उसको लगा अगर वो डेली ऑफिस आ रहा है, तो अगर वो इतना रेगुलर है तो उसकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और क्वालिटी ऑफ वर्क भी आउटस्टैंडिंग, कमाल का होगा। ये भी एक सोच है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि अगर उस क्लास ने पूरा सम गलत किया है तो नेक्स्ट बैच जो आया है उसने भी वो गलत किया है। इससे क्या होता है, वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो हमेशा बढ़ता जाता है। दैट्स हमने, जैसे हमने पीछे भी बात की थी, इट्स गेटन वाइडन वाइडन एंड वाइडन। वो गहरा होता जाता है, कम नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन अटेंशन, मीन्स अटेंशन ना देना। समटाइम्स कम्युनिकेशन डज नॉट रीच ड्यू टू द इन अटेंशन ऑफ द रिसीवर। कई बार क्या होता है, जो दूसरे एंड पे आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीव करने वाला होता है, जिसको आप मैसेज दे रहे हैं, उसका अटेंशन नहीं होता, उस वजह से मतलब उसका अटेंशन मीन्स उस ध्यान नहीं जाता उसका उस चीज़ पे, तो कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। में रिजल्ट, उसका रिजल्ट हो सकता है बिजीनेस, शायद वो बिजी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट अबाउट द सब्जेक्ट, मे बी शायद उसको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगा, और सफरिंग फ्रॉम डिसीज़ और फैमिली प्रॉब्लम एंड मैनी मोर आर देयर, या फिर वो बीमार है या कोई फैमिली इशू है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से दूसरे एंड पे जो पर्सन बैठा है आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, हो सकता है उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो। नेक्स्ट है हमारे पास फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। डर की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मीन्स उनमें एक डर होता है कि हम जो हमारे हायर हैं, हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, हम अथॉरिटी मीन्स जो आपके ऊपर हैं, आपके बड़े हैं, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। अ सुपीरियर में withhold or suppress communication if he thinks that a particular information or communication may
एडवर्सली अफेक्ट हिज अथॉरिटी। कई बार वो क्या होता है, उस बातचीत को, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है वो उसको दबाता है। क्यों? इससे क्या होता है, उसको लगता है कि अगर मैं उससे ये बात करूँगा कहीं ना कहीं मेरी इमेज, मेरी अथॉरिटी पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट असर डालेगा। नेक्स्ट है आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स। मीन्स कई बार आपका जो सीनियर होता है उसको ऐसा लगता है कि आप उसके जूनियर हैं, आप उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, आप पे वो विश्वास नहीं कर पाता है, उसको आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आप ये काम कर लेंगे। सुपीरियर्स में नॉट सीक एडवाइस और ओपिनियंस ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स। कई बार सुपीरियर्स क्या होते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स के आपकी एडवाइस नहीं लेते हैं इफ़ दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स। वो इसीलिए आप अपने सबॉर्डिनेट से, अपने जूनियर स्टाफ से एडवाइस या ओपिनियंस नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें हमारी कैपेबिलिटी पे थोड़ा सा डाउट होता है, शक होता है, उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उनके सबॉर्डिनेट है। नेक्स्ट है हमारे पास एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। वैल्यूज़ जो होती हैं, जो आप अपने बचपन से आपके पास, आपने जिस एटमॉस्फेयर में आप बड़े हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हैं, वो आपकी एक वैल्यूज़ बन जाती हैं। एटीट्यूड्स मीन्स चीज़ों को देखने का नज़रिया। एटीट्यूड सर्व द पर्सनल नीड्स ऑफ द पीपल। आपका देखिए ऑब्वियस सी बात है, एटीट्यूड सबका अपना अपना अलग होता है और वो आपकी पर्सनल नीड्स पर डिपेंड करता है। मैसेज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। नॉर्मली क्या होता है, जो मैसेज इंटरप्रेट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचता है, वो एटीट्यूड और वैल्यूज़ की टर्म्स पर ही डिलीवर होता है। वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऑब्वियस सी बात है, सबकी एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, चीज़ों का देखने का नज़रिया अलग अलग है, आपकी वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। किसी के लिए काम सिर्फ पैसा है, आप जॉब कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ आपको पैसा चाहिए। किसी को पैशन होता है कि नहीं, मुझे ये काम करना ही करना है, इसलिए इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अलग अलग लोगों पे अलग अलग चीज़ें डिपेंड होती हैं। एग्रीएबल इंफॉर्मेशन फॉर अस इज़ which is favorable or palatable to our opinions, values, norms and attitudes। नॉर्मली क्या होता है, हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे हिसाब से सही होती है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं और हमारी कंडीशंस पर कंप्लीट होती हैं, फुलफ़िल करती हैं। जैसे एग्जांपल है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, अगर वो हमारी फेवर में है, हमारे लिए फ़ायदा है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम लोगों से कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरे एंड पे पर्सन है, मे बी उसके लिए वो पॉलिसीज़ सही नहीं है, वो नेगेटिव कमेंट देगा, आप पॉजिटिव कमेंट देंगे, तो वो क्या होगा, जो कम्युनिकेशन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। आवर थिंकिंग इज कलर्ड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय आवर एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। ऑब्वियस ही बात है, हमारी जो सोच होती है और जो हमारा कैरेक्टर है वो हमारे एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट होता है। अभी हमने पहले भी बात करी थी कि हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया और हमारे लिए वैल्यूज़ क्या है, कहीं ना कहीं हमारा चीज़ें, सोच उसी पर डिपेंडेंट होती है। समटाइम्स ऑन इमोशनल बेसिस डिफ़िकल्ट टू चेंज। हाँ, अगर ये आपके इमोशंस से जुड़ी हुई है, फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है, तो उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर तो वो आपके इमोशन से नहीं जुड़ी हुई, तो सामने वाला आप पे अपनी कम्युनिकेशन से इतना इम्पैक्ट करता है कि आप उसको थोड़ा बहुत अपनी सोच को बदल भी लेते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो आपकी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है, तो उसको बदलना किसी के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नो वन कैन चेंज इट। नेक्स्ट है हमारे पास अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार हमारी बात करने की इच्छा ही नहीं होती है, ठीक है ना। इफ़ सबॉर्डिनेट्स परसीव दैट इट मे एडवर्सली अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। अगर एक सबॉर्डिनेट सोच को मैसेज ऐसा लगता है कि ये उनके इंटरेस्ट के कम्प्लीटली अगेंस्ट है, जैसे हमने बात किया परसेप्शन, पहले भी हमने बात करती चीज़ों को देखने का नज़रिया, तो फिर क्या होता है, अगर उनको लगता है कि ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएंगी, तो क्या होता है, दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। देन दे मे नॉट बी प्रिपेयर टू कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर्स। तब वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमारे अगेंस्ट ही बात हो रही है।
नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। हमने इनको इंडिविजुअल इसलिए कहा है क्योंकि ये इंडिविजुअल बेस है, सिंगल बेस है, या तो सेंडर के बेस पर है या फिर रिसीवर के बेस पर है, इसीलिए हम इसको ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में काउंट नहीं कर सकते, इसको हम काउंट कर रहे हैं इंडिविजुअल बैरियर में। अब जैसे आपके पास अभी सामने लिखा हुआ आ रहा है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। देखें, इंसेंटिव तो एक इंडिविजुअल बेसिस पे मिल रहा है ना आपको, पूरी कंपनी एक ग्रुप में तो इंसेंटिव नहीं देती, वो इंसेंटिव देती है एक पर्टिकुलर पर्सन को। सबऑर्डिनेट्स मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट इफ देयर इज नो मोटिवेशन और इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन। अब देखिए, अगर किसी को इंसेंटिव या कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई बोनस नहीं मिल रहा है, या सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, इस तरह से अगर मोरल जो है उनका बूस्ट नहीं हो रहा है, मोटिवेशन नहीं है, तो दे आर नॉट रेडी फॉर कम्युनिकेशन, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब है हमारे पास सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, और इसके अंडर, इस कैटेगरी के अंडर हमारे पास फर्स्ट बैरियर है स्टेटस बैरियर। स्टेटस बैरियर, अब सब कुछ पता है कि हमारा एक लेवल है, हमारी एक पोजीशन है, चाहे वो सोसाइटी में है या फिर ऑफिस में है। पोजीशन और सोशल रैंक ऑफ अ पर्सन इन अ ग्रुप, किसी पर्सन का एक उसके पर्टिकुलर ग्रुप में, अभी हमने बात करी जैसे वो उसका ऑफिस है या सोसाइटी है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका रैंक क्या है, डिपेंड्स ऑन द एबिलिटीज, अमाउंट ऑफ पे, जॉब स्किल्स, सीनियरिटी, टाइप ऑफ वर्क असाइंड, एज एंड मैनी मोर। ये चीज़ें उसकी पोजीशन किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, उसकी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ पर, कि वो किस लेवल तक काम कर सकता है, कितना कैपेबल है, वेदर ही इज़ परफेक्ट इन हिज टास्क और नॉट, क्या वो अपने काम में परफेक्ट है या नहीं, अमाउंट ऑफ पे, उसका अर्निंग कितना है, उसकी जॉब स्किल्स, कितना सीनियर है, किस तरह के उसके काम असाइन किए जाते हैं, उसका एज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी सोशल पोजीशन या रैंक पर डिपेंडेंट होती हैं। इफ़ एम्प्लॉयज़ आर स्टेटस कॉन्शियस, अगर एक कोई एम्प्लॉय वो स्टेटस कॉन्शियस है, वो सोचता है कि मेरा लेवल तो यहाँ पर है, मैं वो, रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ पावर, अथॉरिटी, इम्पॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर और उसकी इमेज पे ये चीज़ें अफेक्ट करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक स्टेटस कॉन्शियस पर्सन है, उसको लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। हार्मफुल फॉर कम्युनिकेशन, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक इंसान स्टेटस कॉन्शियस है तो कम्युनिकेशन के लिए नुकसानदायक है, बिकॉज लो स्टेटस एम्प्लॉयज़ फियर टू गो टू देयर कैबिन्स एंड हैव अ टॉक विद दैम, तो जो उनसे लो स्टेटस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनके कैबिन में जाने से डरते हैं और उनके साथ बात करने से। It is essential for the superior to encourage subordinates to talk freely. It creates confidence. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये ऑब्वियस सी बात है, सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को एनकरेज करे कि वो खुल के बात करे, हाँ लेकिन लिमिट के साथ। देखिए, हर रिश्ते की, हर रिलेशन की एक लिमिट होती है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो घर में है या फिर किसी सोसाइटी में है, हाँ, लेकिन इतना फ्रीडम होना चाहिए कि आप फ्रीली अपनी बात को उसके सामने रख सको। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस, द स्टेटमेंट्स विच बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड गो बियॉन्ड द फैक्ट्स। ये वो स्टेटमेंट्स काउंट होती हैं जो फैक्ट्स, सच्चाई, तथ्यों पर आधारित होती हैं और उनसे कहीं आगे जाती भी हैं। वी एक्सपेक्ट दैट आर इन्फ्लुएंसेस विल बी करेक्ट। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने सोचा है वो हमेशा सही होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहीं किसी के घर जाते हैं, आपकी गेट टुगेदर है और मेंबर्स कुछ ज़्यादा हो गए, तो साइड पे एक साइड टेबल पड़ी होती है ना, एक छोटा सा स्टूल होता है, आप उनसे ये बैठने से पहले या तो आप उनसे पूछ लेते हैं जिनका घर है, या फिर आप खुद ही मन में सोचते हैं कि मैं अगर इस टेबल पे बैठ रहा हूँ, इस स्टूल पे बैठ रहा हूँ, क्या ये मेरा वेट, जो मैं जितना मेरा वेट है, क्या ये बेयर कर लेगा, सह पाएगा। या फिर कई बार हम ये भी सोचते हैं, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम अपने साथ 3-4 पेन लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? हम ये सोचते हैं कि अगर एक पेन बीच में रुक गया या पेन जल्दी ख़त्म हो गया, कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं इन्फ्रेंसेस, बट दे में प्रूव इनकरेक्ट ड्यू टू सम अनप्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी। मीन्स आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो गलत भी हो जाता है।
कैन गिव रॉन्ग सिग्नल्स, क्योंकि जो हम चीज़ें होती हैं वो हमें रॉन्ग सिग्नल्स देती हैं। कई बार आपकी सिक्स्थ इंस्टिंक्ट गलत भी हो जाती है। पुअर लिसनिंग, मोस्ट ऑफ पीपल ओनली हियर नॉट लिसन। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, देखिए हमारे पास इंग्लिश में ये 2 वर्ड हैं, हियर लिसन, दोनों का हिंदी में हमारे लिए मीनिंग है सुनना, लेकिन हियर का मतलब है ओनली फिजिकल एक्टिविटी, मीन्स जो साउंड है आपके कानों पे पड़ रही है, आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो बन जाता है लिसन। इसीलिए हम कहते हैं मोस्ट ऑफ पीपल ओनली हियर नॉट लिसन। बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते हैं, हियर एंड लिसन। लिसन सिलेक्टिवली, तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ सिलेक्शन से ही सुनते हैं। फर्स्ट वन वो क्या करते हैं, वो डिजायर्ड पार्ट को सुनते हैं और इग्नोर अनडिजायर्ड पार्ट, जो उनको ज़रूरत नहीं है उस मैसेज के पार्ट को इग्नोर करते हैं। नॉट लिसन टू वट द अदर इज सेइंग बट वट दे वॉन्ट टू लिसन, वो ये नहीं सुनना चाहते कि दूसरा क्या कह रहा है, वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। प्रिवेंट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, इससे क्या होता है, उस जो मैसेज डिलीवर हो रहा है उसका जो मीनिंग है वो क्लियरली समझ में नहीं है। सिलेक्टिव परसेप्शन और डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द रियलिटी, सेंसरी रिसेप्टर्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस। देखिए हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनकी हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है, तो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स की भी अपनी एक सीमा होती है। वी परसीव नोट द होल स्पेक्ट्रम, हम सारा का सारा जो है वो मैसेज सुन नहीं सकते हैं, बट बेस्ड ऑन आर नीड्स, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली, मोटिव्स, एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड के बेसिस पर हम उतना ही सुनते हैं। डू नॉट सी द रियलिटी वट वी सी एंड कॉल इट रियलिटी, हम ये नहीं देखते कि रियल में वो मैसेज कितना है, रियलिटी क्या है, हम जो देखते हैं हम उसको ही रियलिटी मान लेते हैं। इसे बोलते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। वी कांट कम्युनिकेट द होल, हम पूरा का पूरा बातचीत कंप्लीट नहीं करते हैं, जितना हमने रिसीव किया सिलेक्टिवली उसको सुना और उसको रियल मान लिया। बिकॉज ऑफ डिफरेंट परसेप्शंस मैसेज कन्वे द अपोजिट मीनिंग टू द रिसीवर। ऑब्वियस ही बात है, हमने पिछली बार भी बात की थी, सिलेक्टिव परसेप्शंस की वजह से जो परसेप्शंस जो होती हैं, हम जिस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं वो अलग अलग होती है, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसलिए जो दूसरी तरफ बैठे जो रिसीवर है उसको जो है हमेशा मोस्टली मैसेज गलत ही कन्वे होता है। रिजल्ट्स क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और मिस इंटरप्रिटेशन भी होगा। लोग उसको क्या करेंगे, उसको गलत समझेंगे और उसका जो परसीविंग होगा वो हमेशा गलत होगा और जो रिएक्शन होगा वो भी अपोजिट होगा। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, प्री मैच्योर का मतलब होता है बात कंप्लीट होने से पहले ही उसको इवैल्यूएट, जज करना। ह्यूमन टेंडेंसी इज दैट वी इवैल्यूएट क्विकली, हमारी एक कैरेक्टर है, टेंडेंसी है इंसानों की कि वो पूरी बात को बिना सुने ही उसको जज कर लेते हैं। डोंट लिसन रीड द होल, हम ना पूरा सुनते हैं और ना ही पूरा पढ़ते हैं। स्टार्ट इवैल्यूएटिंग आफ्टर द सर्टेन पार्ट, then we are not able to understand the further message because we are evaluating। हम क्या करते हैं, बातचीत का कुछ मैसेज का कुछ पर्टिकुलर पार्ट सुन लेते हैं और उसके बाद हम उसको जज करने लग जाते हैं। जब हम उसको जज करने लगते हैं, इवैल्यूएट करने लगते हैं, तो जो बाकी का आगे मैसेज है हम उसको सुन और समझ नहीं पाते हैं। रिजल्ट्स इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट क्या होगा, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बातचीत आधी अधूरी होगी, वो कंप्लीट नहीं होगी। और इससे बाहर निकलने के लिए टू ओवरकम हमें क्या करना है, एम्फेटिक लिस्निंग और सस्पेंडिंग जजमेंट फॉर द टाइमिंग। हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब वो कम्युनिकेशन चल रहा है, जब तक वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम अपनी जजमेंट को फॉर द टाइम बिंग पेंडिंग रख दें कि हम कुछ देर बाद उसको इवैल्यूएट करेंगे, जज करेंगे, पहले उस कम्युनिकेशन के साइकिल को कंप्लीट होने दें।
नेक्स्ट है हमारे पास ईगोटिज्म। देखें, ईगो वर्ड ही सबको समझ में आता है, ईगो, मैं। अपोजिट टू ट्रांसमिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये कहीं ना कहीं मैसेज को ट्रांसमिट करने में और उसकी अंडरस्टैंडिंग के कंप्लीटली अपोजिट है। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन्स थिंक दैट देयर ओन नीड्स आर इम्पॉर्टेंट एंड अदर्स आर रॉन्ग। ऑब्वियस सी बात है, जो ये सोचते हैं कि हम सही हैं, हम बिल्कुल सही हैं, सेल्फ सेंटर्ड, वो ये सोचते हैं कि हमारी ज़रूरत, हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हम ही सही हैं और दूसरे गलत हैं। दे आर वेरी बैड लिसनर्स, वो बैड लिसनर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वो पूरी बात को सुनते ही नहीं हैं। कीप देयर माइंड क्लोज, उनका जो सोच होती है वो उसी जगह पे जाकर रुक जाती है, क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं सही हूँ, सामने वाला तो हमेशा गलत ही है। डिमिनिशिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस वजह से क्या होता है, जो समझ होती है वो डिमिनिश हो जाती है, फेड होनी शुरू हो जाती है। और रिजल्ट, कम्युनिकेशन प्रोसेस नोवेयर, और जो आपका बातचीत है वो कंप्लीट नहीं होता, कहीं भी कम्युनिकेशन का नामो निशान ही नहीं होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है इमोशंस। इमोशंस, फीलिंग्स। पॉजिटिव इमोशंस लाइक लव, अफेक्शन एंड कंपैशन स्मूदन द फ्लो। देखिए, पॉजिटिव हमारे पास लाइफ में हमारे कुछ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं। जहाँ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो आपका कम्युनिकेशन का फ्लो है वो बहुत ही स्मूथली कंप्लीट हो जाता है। नेगेटिव इमोशंस, हेटर्ड, एंगर, एंग्जाइटी हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जहाँ पर आप उस इंसान से नफरत करते हैं, आपको गुस्सा है, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। एक्साइटेड, नर्वस पर्सन्स कैन नॉट थिंक रैशनली एंड दे ट्रांसमिट नेगेटिविटी टू अदर्स। जो एक्साइटेड या नर्वस पर्सन होते हैं वो रैशनली, दे फैक्ट्स के बेस पर सोच नहीं सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो खुद नेगेटिव होते हैं तो आगे भी लोगों तक नेगेटिविटी ही पहुंचाते हैं। नॉट एबल टू परसीव द मैसेज, इस वजह से रिजल्ट क्या होता है कि वो मैसेज को प्रॉपरली परसीव नहीं कर पाते हैं। फॉर कम्युनिकेशन, सूदड हार्ट एंड अ साइलेंट माइंड इज रिक्वायर्ड। तो कम्युनिकेशन को अगर पूरा करना है, कंप्लीट साइकिल करना है, तो आपका जो हार्ट है सूदिंग मोड में होना चाहिए, एंग्जाइटी, नफरत नहीं होनी चाहिए और वो शांत होना चाहिए। प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस का मतलब क्या है? एन ओपिनियन हेल्ड बाय अ पर्सन फॉर विच देयर इज नो रैशनल बेसिस और वैलिड रीजन। उनकी एक सोच बन जाती है, वो सोच जो किसी भी फैक्ट और वैलिड रीजन पर बेस नहीं होती है। कैन बी अगेंस्ट समथिंग और समवन, वो किसी के अगेंस्ट हो सकती है और इन फेवर ऑफ इट, या किसी के कंप्लीटली फेवर में होती है, बट इट बिकम्स अ बैरियर टू अ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। बस इतना फ़र्क पड़ता है, चाहे वो उसके फेवर में हो या उसके अगेंस्ट हो, पर रिजल्ट उसका कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होता है। बेस्ड ऑन इग्नोरेंस और यू कैन से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या तो ये बेस्ड होता है आप उस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं, मीन्स आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, या फिर आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, प्रेजुडाइसेस अबाउट सर्टेन कम्युनिटीज़ और ग्रुप ऑफ पीपल। कई बार क्या होता है, हमारी एक सोच बन जाती है कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में या फिर कुछ लोगों के ग्रुप के बारे में कि दे आर तो लाइक दैट, वो तो एंटी सोशल एलिमेंट ग्रुप है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, या तो उनके फेवर में है या फिर उनके अगेंस्ट हो जाता है। लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सेंडर बाय द रिसीवर, यहाँ पे रिसीवर का जो है वो सेंडर पर ट्रस्ट नहीं होता है। When a communicator sender frequently alters the original communication, the receiver at the other end will normally delay the action warranted by the message। देखें, अगर एक कम्युनिकेटर सेंडर जिसने बातचीत शुरू करी वो हर थोड़ी देर बाद अपने ओरिजिनल कम्युनिकेशन को बार बार बदल रहा है, तो जो दूसरे एंड पर रिसीवर है वो क्या करता है, देखें, जब आप हर थोड़ी देर बाद अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं तो जो उस मैसेज को समझने के लिए दूसरे एंड पर बैठा है उसको मैसेज तो क्लियर नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं,
तो उस एक्शन जो आपको चाहिए वो डिले होता जाता है कि रिसीवर कोई रिस्पॉन्ड करे। तो जब आप खुद ही मैसेज बार बार बदल रहे हैं तो रिसीवर का जो रिस्पॉन्ड होगा वो तो डिले होगा ही होगा। दिस हैपन्स ड्यू टू अनसर्टेन डिसीजंस ऑफन टेकन बाय द सेंडर। ऑब्वियस सी बात है, आप डिसीजन अपने बार बार बदल रहे हैं, दे आर नॉट सर्टेन, दे आर नॉट स्पेसिफिक, तो प्रॉब्लम होती ही है। Thus, the communication becomes ineffective for various alterations and additions. Communication incomplete है क्योंकि आप बार बार मैसेज को बदल रहे हैं, कुछ एडिशन कर रहे हैं, इससे कम्युनिकेशन पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। Closed mind, one which refuses to accept an idea or opinion on a subject because it is different from his idea, means एक इंसान दूसरे इंसान के आइडिया को और व्यूज़ को एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके आइडिया से कंप्लीटली डिफर करता है, डिफरेंट है। फॉर्म देयर ओपिनियन ऑन अ सब्जेक्ट, वो क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट पे अपनी ही ओपिनियन बना लेते हैं, व्यूज़ बना लेते हैं, एंड देन रिफ्यूज टू लिसन टू एनीवन हु हैज़ समथिंग डिफरेंट टू से अबाउट इट। और फिर जो दूसरा सामने उनके बैठा है उसको सुनने से कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके व्यूज़ के कम्प्लीटली डिफरेंट है, अगेंस्ट है। मे बी द रिजल्ट ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंस और जस्ट हैबिट। हाँ, इसका रीज़न भी हो सकता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या तो उनका कुछ अनुभव, उनके एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट होते हैं पास्ट में, या फिर ये उनकी जस्ट एक हैबिट बन चुकी है कि वो दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने ही व्यूज़ को सही मानते हैं। डिफ़िकल्ट टू रिमूव, तो ऑब्वियस सी बात है इन चीज़ों को ख़त्म करने में डिफ़िकल्टी आती ही आती है और ये एक कम्युनिकेशन का बैरियर बन जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड माइंड, मीन्स सामने वाला ओपन माइंडेड से आपको नहीं सुन रहा है। नेक्स्ट बैरियर है हमारा कल्चर बैरियर्स। जैसे आप इमेज देख रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको। डिफरेंट वैरायटी ऑफ ड्रेसेस दे आर गोइंग टू हैव। द फर्स्ट वन, सबसे पहला है हमारे पास लैंग्वेज, सिमेंटिक। लैंग्वेज एक भाषा, सिमेंटिक मीनिंग मीन्स भाषा में ही उसके अर्थ छिपे होते हैं। लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एट द मोस्ट क्रूशियल बैरियर। देखिए, लैंग्वेज अगर अलग अलग होगी तो आपको समझने में मुश्किल होगी, तो वो एक सबसे बड़ा और क्रूशियल बैरियर जो है वो काउंट होता है। इज इम्पॉर्टेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इससे क्या होता है, आपको वर्ड्स, शब्दों के मीनिंग समझने में प्रॉब्लम होती है। जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है वर्ड्स के मीनिंग को समझना, लेकिन अगर लैंग्वेज डिफरेंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा। occurs not only because of differences in the language but also in the forms of a variety of dialects। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि लैंग्वेज अलग अलग हैं, लेकिन लैंग्वेज के अपने कुछ डायलेक्ट्स होते हैं। अगर आप पंजाबी या हिंदी की भी बात करें, पंजाबी की हम एग्जांपल लेते हैं। इफ़ यू आर इन पंजाब, अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाबी के जो अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, ठीक है। और अगर आप देखें एक कॉलोनी में ही अलग अलग स्ट्रीट्स में जो पंजाबी है वो अलग अलग बोली जाती है। इस तरह से वो हो जाते हैं वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज एंड रशियन लैंग्वेज वेयर डिफरेंट डायलेक्ट्स आर यूज्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखें, यहाँ पर हम चाइनीज़ और रशियन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, हिस्सों में अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, जैसे अभी हमने पंजाबी की बात करी। नेक्स्ट है हमारे पास कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। कल्चर के बेस पर नॉर्म्स और आपकी वैल्यूज़। नॉर्म्स मीन्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ईच कल्चर होल्ड इट्स ओन वैल्यूज़, मीनिंग एंड नॉर्म्स डिफरेंट फ्रॉम अनदर। देखिए, हर कल्चर की अपनी वैल्यू होती है और उसके अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बिकॉज ऑफ ट्रूथ, belief and judgment through which they acquired
नॉलेज अबाउट द सोसाइटी एंड कल्चर, क्योंकि उनके लिए सच्चाई, उनके विश्वास और जो वो उनको जज करते हैं वो क्यों करते हैं, जिनसे वो अपने कल्चर और सोसाइटी के बेस पर ही वो नॉलेज को एक्वायर करते हैं। उनका अपना एक कल्चर है और उस कल्चर के बेस पर ही वो सोसाइटी से रिलेटेड अपनी नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। अब एग्जाम्पल की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल इन ईस्टर्न कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी is different from that in Western countries. In Western culture, people share physical proximity or closeness only with the persons whom they know. अब हम इसी की एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बात करी है इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, ईस्टर्न कंट्रीज। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो फिजिकल क्लोजनेस होता है वेस्टर्न कल्चर के कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है। अब हम जैसे इंडिया में हम पैरीपोना करते हैं पंजाब में, ठीक है। अब हम पैरीपोना यानी हम पैरों को हाथ लगाते हैं, वी आर टचिंग द फीट ऑफ द एल्डर्स। वो क्या है, हम किसके करते हैं, किसी के तो नहीं करते हैं, सबके नहीं करते हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव होते हैं आप उनको करते हैं, अदरवाइज़ तो हम दूर से ही नमस्ते या सत श्री अकाल कर देते हैं। ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ही वेस्टर्न कल्चर में होती हैं। ऐसा वेस्टर्न कल्चर में क्यों होता है, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ दूर से हेलो करते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, दे आर गोइंग टू हग ईच अदर, तो वो एक दूसरे के गले भी मिलते हैं। ये फ़र्क पड़ जाता है, हम यहाँ पर गले नहीं मिलते हैं, हम यहाँ पर हाँ वेस्टर्न। नेक्स्ट है बिहेवियर एंड बिलीव्स, आप किस तरह के विश्वास हैं और आपका व्यवहार किस तरह का है। Cultural differences causes behavior and personality differences that leads to miscommunication। देखिए, अगर कल्चर अलग है तो आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अलग होगी, जिससे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इन सम कल्चर्स आई कॉन्टैक्ट इज इम्पॉर्टेंट वेयर एज इन सम इट इज़ रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। देखिए, हम बात करते हैं, हम आपको बोलते हैं कि फेस टू फेस जब आप बात कर रहे होते हैं हम कहते हैं कि आंखों में आंखें डाल के बात करो। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना, लेकिन कुछ कल्चर्स में ये गलत माना जाता है। ऐसे लगता है कि आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। कल्चर ऑल्सो सेट्स अ स्पेसिफिक नॉर्म्स विच डिक्टेट्स बिहेवियर एज दे हैव गाइडलाइंस फॉर एक्सेप्टेड बिहेवियर। इट एक्सप्लेन्स व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। देखिए, कल्चर के अपने कुछ, उस कल्चर, हर एक अपने कल्चर के उसके अपने कुछ नॉर्म्स, कंडीशंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं, और वो कल्चर ही आपके बिहेवियर को बनाता है और आपके बिलीव्स ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। एवरी एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर लाइक एम्बिशंस, करियर्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज़ एंड सो ऑन। देखिए, आप जो हर एक एक्शन मीन्स जो आप एक काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, आपके कल्चर पर इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि आपकी इच्छाएं हैं, आपका करियर है, आपके इंटरेस्ट हैं। देखिए, ये कल्चर ज़रूरी नहीं है कि कल्चर वो इंडियन कल्चर हो गया या वेस्टर्न कल्चर हो गया। ये आपका इंडियन कल्चर में फैमिली कल्चर भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका कल्चर आपके कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। बिलीव्स आर ऑल्सो अनदर कॉज फॉर कल्चर बैरियर। आपके विश्वास भी जो है वो एक कल्चर बैरियर का ही रीज़न बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स आर अनदर एलिमेंट ऑफ कल्चरल बैरियर। देखिए, आपके कल्चर के हिसाब से एक तो आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, टॉकिंग है, वो डिफरेंट होता है। दूसरा, उसके साथ साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है और जेस्चर्स हैं वो भी अलग तरीके से होते हैं और वो कहीं ना कहीं एक बैरियर काउंट हो जाते हैं। इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट विदाउट बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर। लेकिन अगर वो बैरियर भी बन रहे हैं और उसके दूसरी साइड हम बात करें तो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर के बिना हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट भी नहीं होती है। प्रोवाइड्स मीनिंग एंड जस्टिफिकेशन फॉर कम्युनिकेशन।
और अगर जब आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो ये आपकी कम्युनिकेशन को एक प्रॉपर मीनिंग और उसको जस्टिफाई प्रूव करती है। In conservative societies like Arab and African countries, greeting opposite gender by shaking hands or hugging is considered as ill manner or even moral crime। देखिए कई सोसाइटीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती हैं और कई एडवांस नहीं होती। स्पेशली अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल की अरब और अफ्रीकन कंट्रीज़, यहाँ पर कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो हगिंग जो है और शेकिंग हैंड्स अपोजिट जेंडर मेल और फीमेल का कहीं ना कहीं इल मैनर माना जाता है और किसी लेवल तक उसको मॉरल क्राइम भी मानते हैं। लेकिन वक्त के साथ बदलने से कई बार ये चीज़ें भी बदल जाती हैं। बट इन वेस्टर्न वर्ल्ड इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू शेक हैंड्स वाइल वी मीट पीपल। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, जब आप किसी को ग्रीट करते हैं, हैंड शेक करना वाइल सेइंग हेलो, तो इट्स अ कॉमन वन थिंग, ये आम सी बात हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास एथनोसेंट्रिज्म, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द कल्चर्स एज अस एंड देम। ये वो प्रक्रिया है जो कल्चर्स को हम में और उन्हें डिवाइड करती है कि हम और वो, अस एंड देम। कल्चर्स आर कैटेगराइज्ड एज इन ग्रुप एंड द अदर कल्चर इज आउट ग्रुप। आपका कल्चर जो हो जाता है वो इन ग्रुप काउंट होता है, इसको कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया गया है कल्चर्स को। जो आपका कल्चर है वो इन ग्रुप है और जो दूसरे का कल्चर है वो आउट ग्रुप है। इफ़ द कल्चर इज सिमिलर टू अस, अगर वो कल्चर जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं वो आपके जैसा है, देन इट इज़ गुड, तो वो सही है। एंड इफ इज डिसिमिलर इट इज़ बैड, अगर वो सेम नहीं है तो वो बुरा है। Others' culture is evaluated and assessed with the standard being their own culture। हम क्या करते हैं, दूसरों के कल्चर को अपने कल्चर के बेस पे जज करते हैं। हम एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बना लेते हैं, जो हमारे कल्चर के लिए सही है वो उनके कल्चर के लिए भी सही है। एथनोसेंट्रिज्म अफेक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज एंड एनकरेजेस हॉस्टिलिटी। एथनोसेंट्रिज्म क्या करती है, ये जो हम में और उनमें जो चीज़ दो डिवाइड हो जाती है वो अपने मैसेज को समझने के लिए एक बैरियर बना देती है। फॉर एग्जाम्पल द बुक्स इन स्कूल्स यूज रेफरेंस ऑफ देयर ओन कल्चर टू डिस्क्राइब अदर कल्चर्स बाय ईदर शोइंग कॉमन थिंग्स और डिफरेंसेस। वो क्या करते हैं, एक स्कूल में जो रेफरेंस बुक्स होती हैं वो उनके खुद के कल्चर की ही होती हैं जो दूसरे कल्चर को डिस्क्राइब करती हैं, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन कल्चर। इससे क्या होता है, थिंग्स जो होती हैं या तो कॉमन या डिफरेंसेस जो होती हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें बदल भी जाती हैं। मीन्स नटशेल हम ये बोलते हैं कि दिस इज़ अ बैरियर, ये एक तरह की रुकावट है। नेक्स्ट है आपके पास रिलीजन। ऑब्वियस सी बात है, कल्चर बैरियर में रिलीजन जो है वो बहुत बड़ा बैरियर काउंट किया जाता है। इट क्रिएट्स अ स्पेसिफिक इमेज ऑफ पीपल हु फॉलो अदर रिलीजन। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके रिलीजन का नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आप अपने रिलीजन के बेस पे उस दूसरे रिलीजन की एक इमेज बना लेते हैं। पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। फिर क्या होता है, जब आप एक दूसरे रिलीजन की लोगों से बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग एक इसको डिफ़िकल्टी फील करते हैं, उनको बात करने में मुश्किल हो जाती है। रिलीजियस व्यूज़ इन्फ्लुएंस हाउ पीपल थिंक अबाउट अदर्स। जो रिलीजियस व्यूज़ होते हैं वो लोगों की बातचीत पे इफ़ेक्ट डालते हैं। इट क्रिएट्स डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, कहीं ना कहीं ये विचारों में भी डिफरेंसेस को पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मैकेनिकल बैरियर्स। Mechanical barriers are another group of factors putting barriers in the smooth flow of communication। Mechanical barrier भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बैरियर काउंट होता है जो हमारी कम्युनिकेशन के स्मूथ फ्लो में बहुत बड़ी रुकावट डालता है। फर्स्ट वन है इनएडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। जब आपने एक मैसेज को ट्रांसमिट करना है उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट का ना होना। carried out through coding machines and trained staff to operate coding and decoding machines। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी मशीन्स जो यूज़ हम करते हैं
कोडिंग और डिकोडिंग मशीन्स उसको हमेशा ट्रेंड स्टाफ के थ्रू ही ऑपरेट किया जाता है. Important information should be sent under different classification, top secret, secret, confidential and many more with adequate care. इसमें क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको अलग अलग तरह से क्लासिफाइड किया जाता है कि उसकी इम्पोर्टेंस किस लेवल की है और प्रॉपर केयर के साथ. शुड बी नॉट लीक्ड आउट टू अनऑथोराइज्ड पर्सन्स, और वो जो पर्सन्स अथोराइज्ड नहीं हैं, लीगली उनके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, और इस तरह से उनको लीक नहीं होनी चाहिए. मीन्स उन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नीड टू बी हैंडल्ड बाय रिस्पॉन्सिबल स्टाफ. जहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आती है तो वहाँ पर हमेशा रिस्पॉन्सिबल स्टाफ को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग बैरियर. नेक्स्ट है पुअर ऑफिस लेआउट. ऑफिस जो है वो प्रॉपरली सेटअप नहीं है. अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेंटर इज एन अनअवॉइडेबल नेसेसिटी टू ट्रांसमिट द मैसेजेस विद इन एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइड. अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन सेंटर है प्रॉपरली लेआउट में नहीं है, अरेंज नहीं है, चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, तो उस चीज़ को आप अनअवॉइड नहीं कर सकते हैं. इट्स अ बिग नेसेसिटी. ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ऑफिस जो है वो प्रॉपरली सेटअप हो, जहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है या बाहर से अंदर आ रही है, ट्रांसमिट हो रही है. Various type of information transmitting through like wireless sets, radio communication system, electronic machines like fax, email and many more are required. देखें, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए हमें बहुत सारी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है. जैसे अभी हमने बात किया, चाहे वो फैक्स है, चाहे वो ईमेल है, या फिर वायरलेस सेट्स भी हैं. In their absence, there can be various obstacles in the transmission of information. अगर ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं आप इसको, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बन जाता है जो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है. नेक्स्ट है डिफेक्टिव प्रोसीड्यूर्स और प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस. Defined procedures for recording of incoming and outgoing messages properly maintained in an information center. अगर वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पर जो इनकमिंग कॉल की रिकॉर्डिंग या आउटगोइंग कॉल की रिकॉर्डिंग, नॉट द कॉल, मीन्स जो मैसेज आपकी कंपनी में आ रहा है या आपकी कंपनी से बाहर जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करना. रिकॉर्ड मीन्स उसको मेंटेन करना उस इंफॉर्मेशन सेंटर की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि किस तरह से उन मैसेजेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, मीन्स संभाल के रखा जाएगा. प्रॉपर अरेंजमेंट्स टू अलॉट प्रायोरिटी मैसेजेस लाइक इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट एंड मैनी मोर एंड देयर सब्सिक्वेंट ट्रांसमिशन. उन चीज़ों की प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए कि जो इमीडिएट मैसेज है या मोस्ट इमीडिएट मैसेज है, किसको पहले मैसेज को सेंड करना है या होल्ड पे रखना है, या किस लेवल पर जाकर उसको रिकॉर्ड कर कर रखना है. नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ रॉन्ग मीडियम चैनल्स. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज टू सिलेक्ट द राइट मीडियम. देखिए, जो इंसान मैसेज डिलीवर कर रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कौन सा मीडियम या चैनल ले रहा है मैसेज को डिलीवर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक डिस्पैच ऑफ लेटर्स फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर एट अ डिस्टेंट प्लेस. आपने एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक लेटर भेजना है, दूर, जो ऑर्गेनाइजेशन आपके एरिया से बहुत दूर है, तो वहाँ पर आप लेटर को कैसे भेजेंगे? वेदर द लेटर शुड गो बाय एन ऑर्डिनरी मेल, ऑफ स्पीड पोस्ट, कुरियर, फैक्स और ईमेल डिपेंड्स ऑन द अर्जेंसी ऑफ द एक्शन टू बी टेकन एट द रिसीविंग एंड. देखिए,
डिपेंड करता है कि जो रिसीविंग एंड पर यानी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लेटर भेज रहे हैं उसको उस मैसेज की कितनी ज़रूरत है। अगर तो बहुत ज़्यादा जल्दी है, अर्जेंसी है, तो आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सेंडर हिमसेल्फ एट ऑल द टाइम्स। ये हर बार सेंडर पर डिपेंडेंट होता है कि वो खुद डिसाइड करे कि किस तरह से उसने मैसेज को भेजना है, वो मीडियम कौन सा होना चाहिए। सिलेक्ट अ प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। उसको कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, चैनल है, सही तरीके से डिसाइड करना है। कौन सा डिसाइड करना है कि कौन सा मैसेज डिलीवर करने के लिए हम मीडियम सिलेक्ट करें। और ये था हमारा लास्ट बैरियर, मैकेनिकल बैरियर। एंड आई थिंक अब तो हमने सारे बैरियर्स कवर कर लिए हैं और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ये सब क्लियर भी हो गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, बाय बाय। और प्लीज़ मैं बात एक और कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे सबको रेकमेंड भी करें। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।